Assalamu alaikum everyone. My name is Qasim and मैं यहाँ से BS मैथ का स्टूडेंट हूँ इससे, बट मुझे एसेंशली मैथमेटिकल फिज़िक्स में मेन इंटरेस्ट है एंड even मैंने FSC की थी और even during FSC I was not more interested in school books. I was more interested in quantum mechanics. शुरू से तो मेरा वही क्रेज़ जो था वही से क्वांटम वुडू से स्टफ से हुआ था. डिफरेंट क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करते हैं. क्वांटम सुपरपोजिशन है, वन थिंग कैन बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस एंड इसी तरह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव पार्टिकल डुअलिटी, ऑल दिस थिंग्स. तो ये काफ़ी फैसिनेट की थी. बट इसके तो फ़िलोसॉफिकल लेवल पे तो एक चीज़ है, बट सेकंड स्टेज पे जो मैथमेटिक्स है उसकी, तो दैट्स क्वाइट डाउंटिंग. बट उस स्टेज पे that are based on proper mathematical framework. But आज का हमारा here to Gauss theorem पे भी हम जाएंगे, and then we'll discuss some of the results of the experiments. And students, same as all of you guys, so we can discuss any issue you might have. So second part जो होगा वो होगा EPR paradox. जब हम पहले कुछ framework mathematical बना लेंगे, इसके बाद हम EPR paradox को डिस्कस करेंगे. टू बी स्पेसिफिक हम EPR बहुत मुझे कहना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल पेपर था उन्होंने एसेंशली कैलकुलस वाली क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो यूज़ की थी. वो मोर द वन विद इनफिनिट डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिक्स अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें, वो हम उसको कवर नहीं करेंगे. इसके बाद जो है हम बेल्स थ्योरम के रिजल्ट देखेंगे कि हाउ EPR पैराडॉक्स में एसेंशली ये होता है कि हम ये एज्यूम करते हैं, अगर हम लोकेलिटी को एज्यूम करें तो हमारे पास लोकल डिटर्मिनिस्टिक हिडन वेरिएबल्स पे हम चाहते हैं. पर अगर हम लोकल डिटर्मिनिस्टिक हिडन वेरिएबल्स थ्योरी जो हैं, अगर उनको देखें कि डू दे कन्फॉर्म टू एक्सपेरिमेंट्स, तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एटलीस्ट आप ये बिल्कुल भी कन्फॉर्म नहीं करते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में इतनी कॉरिलेशंस हैं जो कि क्लासिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड अगेन ये मोस्ट ऑफ दीज टर्म्स माइट नॉट बी फेमिलियर टू यू, बट हम इसमें इन सब को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. सो हमारा स्टार्ट जो है वो स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट से होगा. स्टर्न-गेर्लाच इज इमेजिन यू आर इन 1920s. सो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं, इफ़ यू टेक एन इलेक्ट्रॉन बीम, आप पास करवाते हैं उसे इस मैग्नेटिक फील्ड से, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, तो उससे आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम गोज थ्रू इट, एग्जैक्टली दो रिजल्ट्स आते हैं, या वो अपवर्ड्स रिफ्लेक्ट होता है या डाउनवर्ड्स रिफ्लेक्ट होता है. एक क्लासिकली काफ़ी वियर्ड फिनोमेना था. क्यों था? क्योंकि क्लासिकली हम ये देखते हैं कि जो फोर्स आनी चाहिए उस जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड से गो थ्रू करता है, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर मोमेंटम. अगेन एंगुलर मोमेंटम इज़ एन एनालॉग ऑफ नॉर्मल मोमेंटम, बट उन चीज़ों के लिए जो कि रोटेटिंग है और स्पिनिंग उस सेंस में. तो जिस तरह नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, यही एक नोशन होता है. आई कैंट से कि एग्जैक्टली 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, बट स्टिल एक नोशन होता है एंगुलर मोमेंटम का. और ये जो नोशन है उसके लिहाज से हम कह रहे हैं कि जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो एंगुलर मोमेंटम है उस डायरेक्शन के लिहाज से. बट अगर हम सिर्फ क्लासिकल फ्रेमवर्क के थ्रू देखें तो हमारे एंगुलर मोमेंटम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. वी कैन टेक एनी वैल्यूज़ 0.1 लाइक कंटिन्यूस. यहाँ इसके लिए वर्ड जो फॉर्मली यूज़ किया जाता है वो कंटिन्यूस किया जाता है कि हम 0.1 ले सकते हैं, 0.2, 0.3. इट्स नॉट कंस्ट्रेंट टू बी इन अ फाइनाइट सेट और एनीथिंग लाइक दैट. तो लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया वो ये देखा कि एग्जैक्टली दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अपवर्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये डाउनवर्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इससे एक एविडेंस है कि द ओनली वे दिस कन्फर्म्स टू एवरीथिंग एल्स वी हैव डन बिफोर is if we assume that angular momentum comes in quanta, packets, the same way that light comes in packets. तो यहाँ पे भी क्वांटम थ्योरी पर अप्लाई की जो रिसेंटली अभी क्वांटम थ्योरी आई थी, बट उन्होंने इसमें भी देखा कि यही चीज़ हम यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को उसके थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब अगेन एंगुलर मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी की, इसके डायरेक्शन भी होती है. अगर हम क्लासिकली देखें
तो अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, एसेंशियली इंट्रोडक्टरी फिजिक्स में भी आपने काफ़ी स्टडी किया होगा, अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, से दिस इज़ अ बॉल और समथिंग, और अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, देन इस एंगुलर मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। अब सेम एक वेक्टर क्वांटिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स, वाई एंड जी कंपोनेंट्स। तो सेम वे इस जो पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम होता है, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, बट दे आर गोइंग टू बी सबल डिफरेंसेस, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि 3 कंपोनेंट्स हैं। बट अभी तक हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है, वन मेन थिंग इज़ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है, तो हर एक जो कंपोनेंट है सिर्फ 2 वैल्यूज़ ले सकता है। एंड टू बी स्पेसिफिक, ये इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप h⁻² और नेगेटिव h⁻², ये 2 वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये ले सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाट द रिजल्ट्स शो। और क्लासिकली अगेन काफ़ी डिपार्चर है, क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यूज़ ले सकते थे। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब इस चीज़ को हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एसेंशियली हमारा जो फॉर्मुलिज्म होता है, अब जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हर पार्टिकल में आप एसोसिएट करते हो एक स्टेट वेक्टर उसका। अब हर पार्टिकल के साथ, यानी एसेंशियली इतना समझें कि उसके साथ एक टैग एसोसिएटेड होगा और 2 नंबर्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, इन दिस केस ए और बी। एक ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि जब वो डिटेक्टर के थ्रू जाता है, उसके एसेंशियली 2 स्टेट्स आ सकते हैं, या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। तो उसके साथ, अब उनके साथ भी हम लेबल्स एसोसिएट करते हैं। फॉर दैट स्टेट वी एसोसिएट द वेक्टर। स्टैंडर्ड ये है कि 1 0 हम एसोसिएट करें इफ़ इट गोज़ अप, और 0 1 हम एसोसिएट करते हैं अगर वो नीचे जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये अज्यूम करें कि हर किसी पार्टिकल के साथ, ये डिपार्चर है काफ़ी क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ, कि अगर हम हर पार्टिकल के साथ ये लेबल एसोसिएट कर रहे हैं, देन हाउ कैन वी प्रेडिक्ट कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऊपर जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन बीम की, कितने ऊपर जाएंगे और कितने नीचे जाएंगे, तो ये एक वे होगा। और उसके लिए हम एसेंशली यही 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। जो भी आपने डिटेक्टर करना है, उसके साथ कोई 2 वेक्टर्स एसोसिएटेड होंगे, जो वो स्टेट्स पॉसिबल हैं जब उससे गुजरेगा, वो 2 स्टेट्स जो कि आ सकती हैं। तो इनिशियल आप स्टार्ट करते हैं 2 वेक्टर ए बी के साथ, एंड आफ्टर दैट 1 0 या 0 1, इन दोनों स्टेट्स में उसे चूज़ करना पड़ेगा कि या वो 1 0 स्टेट में जाए या वो 0 1 स्टेट में जाए। दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज़। बट हाउ डू यू कैलकुलेट के व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस। तो स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स में फ्रेमवर्क हमारा ये है। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोज दैट वी आर समहाउ एबल टू प्रिपेयर अ पार्टिकल विद दिस टैग अंडर 3/2 एंड 1/2। अगर इस टैग के साथ हम एक ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी नॉट कंसर्न कि कैसे एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को, ऐसे पार्टिकल को बना सकते हैं, बट अगर हमने कर लिया तो हमने ये स्टैंड रेसिपी यूज़ करनी है एसेंशियली इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि इफ़ यू हैव दिस इलेक्ट्रॉन बीम and it has an associated tag, and it has this tag associated with it. तो जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड से गो थ्रू करेगा, तो एग्जैक्टली आपने ये कहना है कि जो उसके इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड जो स्टेट वेक्टर्स हैं, 1 0 कि अगर वो ऊपर जाए एंड 0 1 अगर वो नीचे जाए, आपने इस वेक्टर को इसके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। इसको मैथमेटिकली वैसे टेक्निकल लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन एसेंशियली आपने ये सोचना है कि जैसे √3/2 है, इसको हमने लिख लिया √3/2 टाइम्स 1 0 प्लस 1/2 टाइम्स 0 1। सो अब इन कोफिशेंट्स को एसेंशियली हम यूज़ करेंगे। इन कोफिशेंट का, अब इस फर्स्ट कोफिशेंट का, अब जो 1 0 के साथ एसोसिएटेड जो कोफिशेंट है, इसका जो स्क्वायर होगा वो आपको बताएगा कि अगर आप स्टार्ट इस स्टेट के साथ कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसके बाद इसके अंदर जाने के बाद 1 0 स्टेट को पिक करें। तो इन दिस केस √3/2 इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली आ जाएगा 3/4 विच इज़ 0.75 और 75% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 1 0 स्टेट पिक करे। बट इसी तरह एग्जैक्टली 25% पॉसिबिलिटी है कि वो 0 1 स्टेट में फॉल डाउन करे। तो यही चीज़ हम एक डिफरेंट डिटेक्टर के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसमें ये था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलाइन थी अलोंग द z एक्सेस। तो अगर किसी और एक्सेस के अलोंग हम ओरिएंटेड है, तो
तो उसके लिहाज से भी कुछ हमने उसके मेजरमेंट रिजल्ट के साथ भी 2 वेक्टर्स एसोसिएट किए हैं। अब ये जो है आपको वो वेक्टर्स आपको यकीन करने पड़ेंगे मेरे लिए, बट इफ़ यू बिलीव दोज वेक्टर्स देन आप ये कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम रेसिपी होगी। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट अगर कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है ए बी एंड इफ़ इट गोज़ टू दैट अपैरेटस, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उस ओरिएंटेशन के लिहाज से अप जाए या नीचे जाए। ऐसे ये है, तो फॉर इंस्टेंस एक्स एक्सिस के लिहाज से जो स्पिन अप होते हैं वो एग्जैक्टली 1/√2 एंड 1/√2 होते हैं, एंड सेकंड जो है 1/√2 एंड -1/√2 होते हैं। ओके, अब अगर कोई भी हमारे पास स्टेट होगी, हमने एसेंशली क्या करना है, उसे इनके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना। सो उससे हम ये डिटरमिन कर पाएंगे कि इफ़ द पार्टिकल विद सर्टेन टैग गोज टू द अपैरेटस, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो स्पिन अप में आए या क्या पॉसिबिलिटी कि वो स्पिन डाउन में जाए। ओके, माइट बी बेटर, सो अगेन माइट बी बेटर अगर एक और एग्जाम्पल कर लें तो एसेंशली अगर यही चीज़ √3/2 एंड 1/2 स्टेट है, तो अगर आपने इसी पार्टिकल को अगेन पार्टिकल से इंडिपेंडेंट ऑफ द जो उसके साथ टैग है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वट थिंग वी आर गोइंग टू मेजर इट विद। तो अगर आपने एक्स एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजारना है या जेड एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजारना है, इस टैग डजंट चेंज, जो टैग है वो उसके साथ फिक्स्ड है, okay? वो पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, बट दैट टैग इज़ एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली इट कैन टेल यू एनीथिंग यू वांट। आपको तमाम प्रोडिक्शंस बता सकता है कि कितनी % चांस है कि वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें तो उसने बता देगा कि लेफ़्ट जाएगा या राइट जाएगा। तो अगर ये भी वेक्टर है तो इसको भी आपने वही वेक्टर्स ये माइंड में रखना है, 1/√2 एंड 1/√2 एंड दिस अदर वन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस। ये वाला जो वेक्टर है इसी को आपने उसकी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इससे आपको प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी कि अगर यही पार्टिकल लें और इसे एक्स एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजारें तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी कि लेफ़्ट पे जाए या राइट पे जाए। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेट क्या आती है कि हम कैसे इसी फॉर्मुलिज्म को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास 2 पार्टिकल्स हों। ओके, सो 2 पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास अगर हम फिज़िकली देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या आती हैं। अगर 2 पार्टिकल्स हैं, एक और सपोज के हम सिंप्लिसिटी के लिए दोनों को मेजर भी हम डिसाइड करते हैं कि वी ओनली मेजर दम इन रिस्पेक्ट टू द सेम एक्सिस, सेम ओरिएंटेशन के लिहाज से करते हैं। तो उसमें ये कि अगर जेड एक्सिस के लिहाज से हम दोनों को मेजर कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि या दोनों अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट होंगे, या फर्स्ट वन जो है वो अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट होगा, सेकंड नीचे डिफ्लेक्ट होगा, क्या, या फर्स्ट वन नीचे डिफ्लेक्ट होगा, सेकंड अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, या दोनों जो हैं नीचे डिफ्लेक्ट होंगे। तो इसको मैथमेटिकली एटलीस्ट हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस नोटेशन के साथ, जो कि इसे ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं, लेकिन हमने पहले भी इसको ऑब्जर्व किया था। इसके साथ जो 1-0 स्टेट है एग्जैक्टली इसको हमने 1 स्टेट कह दिया। दिस इज़ अगेन 1 स्टेट रिलेटिव टू दी ये जेड एक्सिस, और 0-1 स्टेट जो है ये भी जेड एक्सिस के लिहाज से। तो अगर एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई पार्टिकल 1-0 स्टेट में होगा और आप उसे इस अपैरेटस से गुजारेंगे तो 100% चांस है, बिकॉज एग्जैक्टली आपने 1-0 को जो भी अपैरेटस है उसे उसके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, जो भी आपके पास वेक्टर हो। और अगर आप स्टार्ट एक ऐसे वेक्टर से कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली वो उस डिटेक्टर का ही एक वेक्टर है, तो एग्जैक्टली 100% पॉसिबिलिटी होगी कि वो ऊपर ही डिफ्लेक्ट हो। बट ये डिफरेंस अगेन ऑफ कोर्स आएगा अगर आप इस वाले वेक्टर को, ये एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास ये टैग है, अगर आप इसे एक्स एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजारें। तो या इसको साथ हम इस नोटेशन इस वेक्टर को हम 1 वेक्टर कहेंगे और दूसरे का 0। एंड सेम फॉर ये कि अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से जो वेक्टर्स हैं तो लेफ़्ट और राइट, उनको हम प्लस के साथ जनरेट कर रहे हैं और माइनस के साथ जनरेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज तो 2 पार्टिकल सिस्टम्स को हमने कैसे डिस्क्राइब करना है। एसेंशली आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वैसे तो मैथमेटिकली एक टेंसर प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है, बट आप फॉर नाउ इसको समझें कि टेंसर प्रोडक्ट इज एसेंशली सेइंग कि आप 2 चीज़ों को पैरेलली
पैरेलल सेंस में ले रहे हैं कि दोनों पार्टिकल्स एक सेंस में इंडिपेंडेंटली आप कंसिडर कर रहे हैं। तो सिंपल सबसे ये स्टेट्स अब जैसे मैं बता रहा हूँ ये सबसे सिंपल है इन सेंस में कि अब ये स्टेट जो है 1 1 ये उस स्टेट को बता रहे हैं कि अगर आप दोनों पार्टिकल्स हैं आपने जब प्रिपेयर किया उन्हें इस स्टेट में अब किसी सेंस में अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो जब आप उन्हें दोनों को z एक्सिस डिटेक्टर से गुजारें एग्जैक्टली अपवर्ड्स रिफ्लेक्शन आएगी दोनों की एंड सेम फॉर द अदर स्टेट्स। अब नेक्स्ट जो है ये क्या इस फॉर्मुलेशन को अगर हम यही एक्सटेंड करें तो लाइक व्हेन वी टेक लीनियर कॉम्बिनेशंस इनके कॉम्बिनेशंस देंगे तो इससे हम ऐसे फिनोमेना भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनको लाइक क्लासिकली काफ़ी वियर्ड हैं। एक फिनोमेना जो ऐसा है वो इंटेंगलमेंट। अब वो हम अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये बात आ रही है। तो अगर एक ऐसा स्टेट वेक्टर है अगर एक सपोज कि आप जो भी आपका आपने 2 पार्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं और आप उसे इस स्टेट में प्रिपेयर करें दिस इज़ द होल स्टेट और अगर आप इसमें प्रिपेयर करें अब आपने और फिर ये जो 2 पार्टिकल्स हैं आप एक एलिस को दे दें एंड यू हैंड 1 पार्टिकल टू बॉब। अगर हम इवेंट्स अगर इसको कंबाइंड स्टेट को हमारे अभी तक जो फॉर्मुलिज्म हमने अभी तक रूल बनाया है उसके लिहाज से इंटरप्रेट करें तो वन थिंग इज़ दैट इस स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड इवेंट है उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। तो जो 1 0 स्टेट है जो कि अगेन क्या बताता है कि अगर आप दोनों पार्टिकल्स को z एक्सिस डिटेक्टर से करें तो फर्स्ट वाला अपवर्ड्स आएगा और सेकंड वाला डाउनवर्ड्स आएगा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 50% है। और इसी तरह दूसरे की कि फर्स्ट जो पार्टिकल है वो नीचे जाए और सेकंड जो पार्टिकल ऊपर जाए उसकी एग्जैक्टली 50% है। बट सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिहाज से देखें सपोज कि एलिस जो है वो अपना पार्टिकल लेती है एंड इफ़ शी पासेस हर पार्टिकल थ्रू द स्ट्रैंगुलर लॉक apparatus और वो ऑब्जर्व करती है कि मेरा डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्ट हुआ है तो उसे वो एक इन्फ्लुएंस कर सकती है कि दूसरे वाला एग्जैक्टली अपवर्ड्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ थी या तो फर्स्ट जो पार्टिकल है वो ऊपर जा सकता है एंड सेकंड जो है वो नीचे जा सकता है। और ये इवेंट नंबर 1 था एंड इवेंट नंबर 2 वाज the first particle is going to get deflected downwards and the second particle is going to get deflected upwards. अब अगर एलिस ने ऑब्जर्व किया कि अपवर्ड्स का डिफ्लेक्ट हुआ है तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि बॉब के लिहाज से कि वो सिर्फ उसका पार्टिकल जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ है तो एसेंशली बॉब का जो पार्टिकल है वो 0 स्टेट में आ गया बिकॉज ऑफ दैट दिस नोशन। और इसी तरह अगर एलिस ऑब्जर्व करती और वो देखती कि मेरा पार्टिकल जो है 0 स्टेट में गेट्स डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स देन शी इमीडिएटली नोज डजेंट मैटर कि बॉब कहाँ पे है कहाँ पे वो पार्टिकल वो ले गया है लेकिन उसे इमीडिएटली पता चल गया कि उसका जो पार्टिकल है अगर वो z एक्सिस डिटेक्टर से उसे गुजारेगा इट विल गेट डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स। दैट्स ये जो है हमारा अभी तक जो हमने फॉर्मुलेशन बनाया क्वांटम मैकेनिक्स का ये सारी इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। और इसी और बॉहम जो है उसने इन्हीं इम्प्लीकेशंस को यूज़ करके शो किया था कि अगर हम नॉर्मल लोकलिज्म को अज्यूम करें लोकलिज्म अब फिनोमेना लोकलिज्म एसेंशली ये कहता है कि अगर 2 पार्टिकल्स जो हैं अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं वो एक दूसरे को इंस्टेंटली अफेक्ट नहीं कर सकते या एसेंशली सिंपल वर्ड में कि 2 थिंग्स कैन नॉट अफेक्ट ईच अदर इंस्टेंटली हमेशा टाइम लगेगा। और स्पेशल रिलेटिविटी के सेंस में आप काफ़ी सुना होगा कि मैक्सिमम जो टाइम है नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट तो उससे ज़्यादा फास्टर इन्फ्लुएंसेस हो नहीं सकती। अब ये हम अजूम फिलहाल अभी हम आइंस्टाइन के पर्सपेक्टिव से ईपीआर को देखेंगे क्योंकि ईपीआर जो वैसे जो पेपर इन्होंने लिखा था है तो ये तीनों की लाइक नाम तो ये तीनों का था बट लिखा मेनली पेडोस्की ने लिखा था एंड जब लेटर पब्लिश हुआ आइंस्टाइन ने उसे देखा भी नहीं था बिफोर इट गॉट पब्लिश्ड एंड व्हेन ही सॉ इट उसने ये देखा था कि जो इनका आर्ग्यूमेंट जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली वो नहीं है जैसे वो एक्सप्लेन करना चाहेगा।
तो उसका थोड़ा डिफरेंस आया था। अब मैं अभी तक जितना हमने देखा, हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट जो आइंस्टाइन का पर्सपेक्टिव है, वी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वाई ही थिंक्स कि क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हम अज्यूम करें लोकेलिटी, इफ़ यू अज्यूम दिस इज़ इनकम्प्लीट, वो हम अभी तक समझ सकते हैं। सो ये हमने सपोज कि आपने क्या करना है अगेन, वो कि दो पार्टिकल्स लेने हैं और उन्हें आपने सिंगलेट स्टेट में प्रिपेयर करना है। एक्सपेरिमेंटली हाउ दिस इज डन इज इररिलेवेंट फॉर नाउ। ये कि अगर हमने ऐसा बना लिया, फिर इसके बाद हमने ये देखना है, और ये अगेन टू कनेक्ट टू द प्रीवियस थिंग, ये चीज़ हमने पहले भी देखी, यही स्टेट को हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि इसमें वो स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर हम एलिस जो है अपनी वो देखें और वो ऑब्जर्व करें कि उसका पार्टिकल जो है अपवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बॉब का एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स रिफ्लेक्ट होगा। तो एक परफेक्ट, इसे एंटी कोरिलेशन एग्जैक्टली कहेंगे है इन टर्म्स ऑफ देयर रिजल्ट्स। तो अगर सेम इसी स्टेट में हम प्रिपेयर करें इन दोनों पार्टिकल्स को, और एक पार्टिकल एलिस को दे दें, दूसरा पार्टिकल बॉब को दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे। आइंस्टाइन ने ये स्टार्ट किया, अगर हम ये कर सकते हैं, और साथ ही लोकलिज्म भी ट्रू है कि इंस्टेंटली अफेक्ट चीज़ें नहीं कर सकती एक दूसरे को, और एलिस जो है अपना पार्टिकल मेजर करती है, देन शी इज़ गोना गेट द स्टेट 1, और अज्यूमिंग कि वो ये होता है, यानी अपवर्ड उसका रिफ्लेक्ट होता है। अब उसे एलिस के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स उसे बताती है कि बॉब का जो पार्टिकल है वो ज़ीरो स्टेट में होगा। ये हमने पहले इस पर एग्री किया था। तो अब नेक्स्ट है यही, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी थी कि एलिस का पार्टिकल अगर वो ऑब्जर्व करे अपना डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट होता है, तो बॉब का जो पार्टिकल है वो अपवर्ड रिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पे काफ़ी वियर्ड चीज़ आ रही है कि एलिस की मेजरमेंट चॉइस पे डिपेंड कर रही है कि बॉब के पार्टिकल की स्टेट क्या है। सो थ्योरी में ये एक फ्लॉ एक सेंस में क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि दोज टू पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, इंस्टेंटली अफेक्ट नहीं कर सकते, बट एट वन इंस्टेंट हम ये कह रहे हैं, एलिस के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स से बोलती है, अगर वो ये ऑब्जर्व करे, अगर वो 1 मेजर करे तो 0 आती है, और दूसरा 0 मेजर करे उसका बॉब का पार्टिकल 1 में आता है। हाउ कैन अ थ्योरी प्रिस्क्राइब 2 डिफरेंट स्टेट्स टू अ सिंगल पार्टिकल? है एक ही पार्टिकल, बट आप उसके साथ 2 टैग्स एसोसिएट कर रहे हैं, एक 1 0 एंड 0 1। सो दैट मीन्स दैट हमें लोकेलिटी की तो एटलीस्ट असम्पशन निकालनी पड़ेगी अगर हम इस चीज़ पे इंटायरली माने। बट अगर हम लोकेलिटी को एज्यूम कर रहे हैं, then there is definitely incompleteness in quantum mechanics. This is one perspective, but जो हम ये भी देखेंगे कि इसको जो एक्चुअल पेपर था, how was it explained in this in that paper? And again just to give the proper credit, ये बोहम का वर्जन है। जो एक्चुअल पेपर था उसमें उन्होंने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और इस तरह वो जो स्टेट्स थी उनको यूज़ किया, और उसके बारे में भी मैथमेटिकली वो ज़्यादा रिग्रेस करना भी डिफ़िकल्ट था। सो वो वाला आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब करना विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन एसेंशली एग्जैक्टली 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से जो बोहम ने ये किया विद स्पिन, विद क्वांटम स्पिन, एंड जो उसने किया उन तीनों ने किया। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये प्रिंसिपल देखेंगे इस कॉम्प्लीमेंटरिटी का। सो कॉम्प्लीमेंटरिटी ये चीज़ पहले भी आपने देखी है, और एक तो मोमेंटम पोजिशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने देखा होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इफ़ यू लोकलाइज अ पार्टिकल टू मच देन आप अनसर्टेन हो जाते हैं कि उसका मोमेंटम कितना है। सो द सेम इसी तरह अगर आप ज़्यादा लोकलाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अगर आपको उसकी स्पीड ज़्यादा से पता चल जाती है तो आप पोजीशन के बारे में अनसर्टेन हो जाते हैं। सो ये एक जनरल फिनोमेना है क्वांटम मैकेनिक्स में कि इट्स एटलीस्ट कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इस थ्योरी के वेरिएबल्स हैं जो कि हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगेन शुरू में हमने ये बोला था कि स्पिन जो वेक्टर है वो जिस तरह क्लासिकली यहाँ पे एक काफ़ी डिफरेंस आ गई, क्योंकि क्लासिकली अब जब वेक्टर हम कोई बताते हैं तो हमें पता होता है वो एग्जैक्टली क्या कंपोनेंट्स हैं। इन दैट सेंस अब जैसे 1 0 0 वेक्टर है, अब इसको मैं विजुलाइज भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे डिफरेंस एक ये भी है कि आई कैन ओनली नो 1 कंपोनेंट फॉर सर्टेन। अब 2 कंपोनेंट्स एक साथ में नहीं कर सकता, तो इसको हम कैसे, ये हम अभी ऑब्जर्व करेंगे बाय ऑब्जर्व
हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म जो है क्या कहता है, सपोज कि आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक √3/2, 1/2, लाइक द वन वी स्टार्टेड विद, या कोई भी हो जाए, जब वो गो थ्रू करेगी z एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू, तो इट्स गोइंग टू बी फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, या वो 1-0 स्टेट में आ जाएगा पार्टिकल, या वो 0-1 स्टेट में पार्टिकल आ जाएगा। तो 1 स्टेट और 0 स्टेट z एक्सिस का। अब अगर हम वही पार्टिकल जो लें जो कि 1-0 स्टेट चूज़ करता है, अगर उसी को हम पास करें z एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू, तो हमारा फॉर्मुलिज्म क्या ही कहता है कि all the particles are definitely going to come up upwards, because the probability कि अब है ही हमारा जो स्टेट वेक्टर जो है एग्जैक्टली वही है जो कि उस एक्सिस का वेक्टर है। तो अब यही चीज़ हम उसके लिए कर सकते हैं, एक डिफरेंट ये कर सकते हैं कि पहले हम z एक्सिस के लिहाज से स्पिन के कंपोनेंट मेजर कर लें, एंड देन हम मेजर करें x एक्सिस के उसका स्पिन का x कंपोनेंट क्या है। तो इफ़ वी फाइंड दैट, हमने फॉर्म अगेन जो रेसिपी थी क्या बनाई थी कि जो भी इसके एसोसिएटेड वेक्टर्स होंगे हमने उनकी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिखना है। तो अब स्टार्ट अगर पार्टिकल जो है अपवर्ड रिफ्लेक्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ द z एक्सिस डिटेक्टर, तो अब हमने जाना है कि जब अगर x एक्सिस के डिटेक्टर के थ्रू यही पार्टिकल जब गो थ्रू होगा तो कितने अपवर्ड्स जाएंगे और कितने डाउनवर्ड्स जाएंगे। तो यही हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे जो इसकी स्टेट है। दिस वन वाज द प्लस स्टेट एंड द अदर वन इज़ द नेगेटिव स्टेट, यानी अगर ये इस स्टेट में होगा तो वो राइटवर्ड्स रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे हम क्लियर देख रहे हैं कि क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने लिखा है, इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1/√2 का स्क्वायर, सो दैट्स एग्जैक्टली 1/2। तो अगर एक बार z एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गया, फिर उसके बाद z एक्सिस के थ्रू डिटेक्टर के थ्रू गया, तो 50% जो हैं वो अपवर्ड्स आएंगे और 50% डाउनवर्ड्स आएंगे। तो अभी हमें अभी तक लेकिन ये लगा कि हमने z कंपोनेंट जो है स्पिन का z कंपोनेंट मेजर कर लिया और स्पिन का x कंपोनेंट भी मेजर कर लिया, अभी हमें ये लगा। बट अगर हम यही करें कि इसी जो पार्टिकल आता है उसी को हम वापस z एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजारें, तो यू डोंट गेट कि जो वो अपवर्ड्स एग्जैक्ट सारे अपवर्ड्स नहीं जाते। दिस इज़ द डिफरेंस कि पहले आपने चीज़ की थी, दैट रेजेज द इंफॉर्मेशन यू हैड प्रीवियसली अबाउट द z कंपोनेंट। और कैसे एग्जैक्टली हमारा फॉर्मुलिज्म कैसे वो बता रहा है कि जैसे अब इस केस में x एक्सिस के लिहाज से अब अगर हम ये वाले पार्टिकल्स हैं जो कि अपवर्ड्स आए हैं, तो ये स्टेट आपके पास ये स्टेट आपके पास। अब आपने इसी को 1-0 और 0-1 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो आप ये देखते हैं ये इस रेसिपी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी जो है कि वो अपवर्ड्स रिफ्लेक्ट होगा एग्जैक्टली 1/√2 का स्क्वायर 50% है, एंड उस दूसरे का एग्जैक्टली 50% है। सो इसका मतलब है कि 50% अपवर्ड्स आएंगे और 50% डाउनवर्ड्स आएंगे। सो इससे हमें ये एटलीस्ट शो हो गया कि हम z और sx को एक साथ इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल नहीं सकते। लेकिन है इन दोनों की वैल्यूज़ क्वांटाइज हैं कि दो ही हो सकती हैं, बट इफ़ यू मेजर वन यू फॉरगेट द वैल्यू यू ऑलरेडी हैड मेजर्ड। सो ये फिनोमेना है कॉम्प्लीमेंटरिटी का। अब उन्होंने इस फिनोमेना के बेस पे अपना आर्ग्यूमेंट किया था कि हाउ क्वांटम मैकेनिक्स इफ़ वी अज्यूम लोकलिज्म इज़ इनकम्प्लीट। अगेन हमने स्टार्ट अपना फेवरेट स्टेट के साथ करना है, 1-0 -1/√2 0-1 स्टेट। इसको सिंगलेट स्टेट भी कहते हैं। और इसकी एक खसूसियत ये भी है जिसकी वजह से हम ये इस आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अब वैसे तो ये अगर पार्टिकल इस स्टेट में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि z एक्सिस दोनों को अगर z एक्सिस के डिटेक्टर के थ्रू गुजारें तो वो प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा है कि 50% है और उसके भी 50% है। बट अगर आप यही चीज़ अब यही जो वेक्टर अगेन ये वेक्टर अगेन शॉर्ट फॉर्म थी, थोड़ी सी हमने एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कर ली थी कि स्टार्ट में हमने जो एक्चुअल वेक्टर था वो लाइक 2 कंपोनेंट्स थे उसके पास। बट अब यहाँ पे क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ही नीडेड एटलीस्ट 4 डायमेंशनल स्पेस आप कह सकते हैं। तो
4 नंबर्स हमें चाहिए थे यहाँ पे, तो एक्चुअली ये जो स्टेट है ये है, इसमें 4 नंबर्स हैं। बट अब इसी चीज़ को अगर हम एसोसिएटेड जो एक्स एक्सिस के लिहाज से प्लस प्लस एंड इस केस में जैसे होगा प्लस माइनस, और यानी ऑल फोर जो स्टेट्स हैं प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, अगर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो टर्न्स आउट कि एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आता है। तो अब जैसे 1 0 है तो इसकी जगह बस ये होगा प्लस माइनस होगा एंड माइनस 1/2 माइनस प्लस आएगा। सो एग्जैक्टली वही स्टेट आएगी। प्रोबेबिलिटीज़ यानी 50% एंड 50% एग्जैक्टली सेम आती हैं इफ़ यू स्टार्ट विद दिस स्टेट। सो दैट्स ये एक सिंपल स्टेट है इस सेंस में। तो दैट्स वाई हम इससे स्टार्ट करें टू डेमोन्स्ट्रेट और आर्ग्यूमेंट। सो हमने स्टार्ट यही करना है। अगेन इसमें इस प्रोसीजर हमने 2 पार्टिकल्स को इस स्टेट में प्रोड्यूस कर लिया। अब आगे ही करेंगे तो हमने 2 ऑब्जर्वर्स हमारे एलिस एंड बॉब हैं, उनके दरमियान हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया एंड दे आर नाउ फार अवे। अब अगर एलिस जो है अपने पार्टिकल के साथ ये करती है कि वो जेड एक्सिस के लिहाज से वो अपने स्पिन को मेजर करती है। सो इफ शी फाइंड्स एस डी ऑफ हर पार्टिकल then and finds say like अब उसे उसका वन स्टेट में आ गया that it gets deflected upwards. now she knows कि जो बॉब का जो एस है वो exactly क्या है opposite है, so it's going to get deflected downwards. ये है उसका। but यहाँ पे एक इस चीज़ को यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि उसने बॉब का जो एंगुलर मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ जेड एक्सिस वो जो फाइंड किया है अंडर द अजम्पशन ऑफ लोकेलिटी, उसने फाइंड किया है विदाउट इवन अफेक्टिंग बॉब्स पार्टिकल। हम एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल्स अगर इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट नहीं कर सकते, अगर दे कैन अफेक्ट ईच अदर इंस्टेंटेनियसली अगर सेपरेटेड हैं, और हमने बॉब की पार्टिकल की जो स्पिन की वैल्यू उसका थर्ड जो कंपोनेंट है वो हमने फाइंड कर लिया है विदाउट डिस्टर्बिंग इट। सो क्या इसको एक सफिशिएंट क्राइटेरियन हम यूज़ नहीं कर सकते क्या कि वो जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इवन बिफोर वी मेजर इट। इसकी एनालॉजी इस सेंस में कह सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास someone hands you a box and आपको और उसमें एक ग्लास है, आपको बताता है कि आपसे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये ग्लास जो है ब्रोकन है या नहीं है। तो इफ़ यू ट्राई टू ओपन इट, आप फिर भी उसे डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। इट्स पॉसिबल कि लाइक मे बी द ग्लास इज सो फ्रैजाइल कि आपकी हैंड की वाइब्रेशंस की वजह से वो शैटर हो जाए। देन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जो देखेंगे यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। और मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या वो उस टाइम पे जब मैंने आपको हैंड की इज़ इट ब्रोकन और नॉट। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि हमने एलिस की जो मेजरमेंट है उससे पता चल गया है बॉब के स्पिन की थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू विदाउट अफेक्टिंग बॉब्स पार्टिकल। और क्यों नहीं अफेक्ट कर रही, क्योंकि हमने एज्यूम यही किया कि पार्टिकल्स कैंट अफेक्ट ईच अदर इंस्टेंटेनियसली। बट अगर ये तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि बॉब का स्पिन कंपोनेंट रिस्पेक्ट टू जी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। वेदर हमारी थ्योरी जो है उसे बता सकते हैं ये नहीं, बट दैट वैल्यू एग्जिस्ट इन द फिलोसॉफिकल सेंस और समथिंग। बट ये सेम चीज़ एलिस कर सकती है से इन वाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन। जैसे मैं क्या इस स्टेट को अगर आप ये ट्रांसफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एग्जैक्टली इसकी फॉर्म जो प्रिजर्व रहती है। तो अगेन एग्जैक्टली 50% वही प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं ऑल दैट। बट इस सेंस में अगर वो वाई के लिहाज से अपना मैयर करें, देन शी इंस्टेंटली नोज कि जो बॉब का है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। एंड अगेन यहाँ पे भी उसने उसको अफेक्ट नहीं किया। सो हम ये कह सकते हैं, सॉरी अबाउट दिस, सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्पिन की बॉब की पार्टिकल की जो थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू जेड की वैल्यू
and x की value SC and XX, both of them exist because we're not because we measured them from the theory's framework without actually touching them at all, without affecting them in any sense. And like this is the main point. You can pause and wonder about it and like ask me anything, like if this is still not making sense, I could elaborate on it or go through it again. Okay. So ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और इससे उन्होंने मेन इस पे रीच किया. So, sir, my question relates to the fact that you explained the Heisenberg uncertainty principle, and at the same time you said that due to the EPR paradox, the electron's position can be measured. But Heisenberg uncertainty principle says that if you know the position, you cannot measure its speed. But if you know its speed, then you cannot measure its position. It's like this, right? Yeah, so how is quantum mechanics excelled to such a level that we can now measure the position of electron at the same time at its speed? Okay. I didn't say कि हम measure कर सकते हैं. Okay. But यही आर्ग्यूमेंट में फ्रेम कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम. क्या सपोज कि यही इस टाइप की स्टेट ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दो पार्टिकल्स की इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम. ठीक है. तो सपोज कि अगर आप एक पार्टिकल को की पोजीशन आप मेजर करते हैं और आपको पता चल गई और वो इस सेंस में दूसरे पार्टिकल की इस सेंस में कोरिलेटेड है वो कि अगर आपको एक की पोजीशन पता चल गई है, से कि ये हमारा ओरिजिन है एंड वो एक पार्टिकल जो है इस सेंस यहाँ इस साइड पे है, तो दूसरा जो पार्टिकल है एक्जैक्टली वो ऑपोजिट सेंस में ऑपोजिट साइड पे है. तो जो ही एलिस अगर मरी करेगी अपने पार्टिकल को, शी विल नो कि उसका पार्टिकल यहाँ पे है, बट साथ ही उसी वक्त ये भी पता चल गया कि बॉब का पार्टिकल कहाँ पे है. शी हैज़न अब ये नहीं हम कह रहे कि वो एक्चुअली मेजर कर रही है, बट आई जस्ट सेइंग कि वो मेजर कर सकती है एंड इफ़ शी मेजर्स इट तो ये रिजल्ट आएगा. बट सिमिलरली अगर वो मोमेंटम इस सेंस में अगर सेम वे में इतना कोरिलेशन है अगर एग्जैक्टली और यही EPR ने उन्होंने पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म में ही उसे एक्सप्लेन किया था. अगर यही स्टेट यही आर्ग्यूमेंट जो है अगर मोमेंटम के सेंस में कहें कि एलिस जो है अपने पार्टिकल का मोमेंटम मेजर करती है एंड बॉब्स पार्टिकल इज सच के इस सेंस में कोरिलेटेड है कि एग्जैक्टली जब एलिस को अपना पार्टिकल का मोमेंटम पता चल जाए तो उसे बॉब का पार्टिकल का मोमेंटम भी पता चल जाए. सो वेदर शी डज दिस और नॉट, बट शी कैन डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स. और उसे वैल्यूज़ पता चल सकती हैं दूसरे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की विदाउट एक्चुअली टचिंग देम और अफेक्टिंग देम. लेकिन अगेन हम एजम्पशन क्या ले रहे हैं लोकेलिटी की कि पार्टिकल्स कैन नॉट अफेक्ट ईच अदर इंस्टेंटली. अगर ये एजम्पशन लें हमने बॉब के पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों मेजर कर लिया, लाइक नॉट मेजर बट हमने ये मेजर सॉरी फॉर द बैड टर्मिनोलॉजी, हाँ डिटरमिन कर लिया कि वो एग्जिस्ट करता है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इट एग्जिस्ट, वी हैवंट मेजर्ड इट, बट जैसे कि वो एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली वैल्यू है. Whether quantum mechanics gives us some tool to actually determine it is another. वही तो fault है quantum theory में, that is incomplete. अगर हम locality को so yes, I got your point. So how does it relate to the Einstein's glove experiment? के you place two gloves in two boxes, Okay. and then you take the two boxes far apart in space time, right? Then you open one box. And the point at which you know that which the boxes had the gloves, one was let's say blue color and the other was green color. If you open one box and that box has a blue glove, you instantly know that the other box has a green glove. Yeah. This is the I'm actually extravagantly simplifying it, but this is the Einstein's glove experiment. Yeah. And it relates to Schrödinger's cat experiment at the same time, that you know if the box is open, the cat is dead or not. Yeah. There's actually a similar
it's not more of a thought experiment. I'm not sure कि pronounce exactly क्या करते हैं, but hopefully he won't mind. But एक I think Bertrand Socks के है, तो एक Bertrand एक philosopher था I think probably, and उसने भी यही किया था कि उसने ये कहा था कि क्वांटम फिजिक्स के लिए काफ़ी ये चीज़ अजीब लगती है कि अगर सपोज कि यू डोंट लुक एंड आप एक बॉक्स रेड सॉक्स का है और एक बॉक्स ब्लू सॉक्स का है, आप एक से और विदाउट लुकिंग आप लो और एक बंदे को दे दो और दूसरी है, अब आपको पता तो नहीं है कि किसके पास क्या है, बट एक बंदा जो देखेगा उसे दूसरे का पता चल गया. बट द पॉइंट ऑफ बेल्स थ्योरम हम बाद में जब देखेंगे कि ये जो कोरिलेशन यहाँ पे भी जो कोरिलेशन यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इस सेंस में इस तरह एक्सप्लेन कर सकें. श्योर जब आपने पार्टिकल्स को इनिशियली बनाया इस सेंस में क्रिएट किया इस स्टेट में, वो फीचर्स ऐसे हो सकते हैं कि शेयर कर रहे हों शुरू में ही, तो वी डोंट नीड एनी क्वांटम मैकेनिक्स और एनीथिंग, हम एग्जैक्टली नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट पॉइंट इज बेल्स थ्योरम एग्जैक्टली प्रूव्स कि दिस कैन नॉट हैपन, कि जितना कोरिलेशन उनमें है, जितनी उनके मेजरमेंट्स में जितना रिलेशन आता है, ये नॉर्मली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू एनी लोकल हिडन वेरिएबल थ्योरी. ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन बाय द वे. नेक्स्ट, सो हाँ, अब हम आ रहे हैं एग्जैक्टली, हम काफ़ी अच्छा इसको इनके क्वेश्चन ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट हमें दिया कि हम बेल्स थ्योरम को स्टडी कर सकें. सो अभी तक हम लोकेलिटी के एडवोकेट हैं और हमने ये देखा है कि अगर हम ये करें तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़ हैं, जो एंगुलर मोमेंटम की कंपोनेंट की वैल्यूज़ हैं, वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं. वी जस्ट डोंट know how to, or theory just doesn't tell us how to compute them. तो सपोज कि एग्जैक्टली आप सेम प्रोसीजर करें और अगर आपने दो पार्टिकल्स को सिंगलेट स्टेट में प्रोड्यूस किया किसी वे में, तो एक्चुअली जो है उनकी जो ये डिस्क्रिप्शन है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ये जो हमने पूरा प्रोसीजर किया जिससे हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि कहाँ पे जाएगा किधर नहीं जाएगा, ये पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा कि इट्स की वैल्यूज़ पहले से एग्जिस्ट करते हैं. वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट कि हम कोई एक ऐसा फॉर्मुलिज्म अगर बनाए भी तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं. उसके लिए हम एग्जैक्टली ये चाहते हैं कि जो हम रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, अब हम ये डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं कि 50% जो हैं आप इस 1-0 स्टेट में होते हैं और 50% जो है 0-1 स्टेट में होते हैं, दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन. तो हमने अगर कोई और थ्योरी करनी है उसमें इट हैज़ टू एग्री विद दीज थिंग्स, बट उसमें ये भी होगा कि उसमें हम ये भी असम्पशन ले रहे हैं कि वो पहले से वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. दैट्स वाई उनको फैंसी नेम दिया जाता है हिडन वेरिएबल्स के. दीज कंपोनेंट की वैल्यूज़ जो हैं इस केस में, जो स्पिन की कंपोनेंट की वैल्यूज हैं, देयर द हिडन वेरिएबल्स, वी जस्ट डोंट नो देम. तो इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए हम पहले तो ये करते हैं कि सपोज की कोरिलेशंस हम मेजर कर रहे हैं पार्टिकल्स के दरमियान, दो ऑब्जर्वर्स, तो पहले तो हम थोड़ी सी उन्हें कम फ्रीडम देते हैं. ये करते हैं कि अगेन वो इंटेंगल कर लेते हैं शुरू में पार्टिकल्स और दो ऑब्जर्वर्स हम ले लेते हैं. अब हर एक के पास इतनी फ्रीडम हमने रखी हुई है कि वो दो डिटेक्टर्स उनके पास हैं, दो डिटेक्टर्स इस सेंस में कि वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस के हैं. एक एक्स कंपोनेंट को मेजर कर रहा है और एक वाई कंपोनेंट को मेजर कर रहा है. तो अगर ये दोनों हैं, इस केस में तो स्पेसिफिक हम ये यूज़ करेंगे एक्स और जी वाले डिटेक्टर्स दोनों को दे रहे हैं. तो हम अब देखते हैं कि क्या इनका कोरिलेशन जो इतना आ रहा है, जो हम ऑब्जर्व करें, क्या ये हम नॉर्मली कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल जनरलिटी के सेंस में हम देखते हैं कि यही जो स्टेट है, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ इंटायर ये देखें, आपको ये असल में एसेंशली ये करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये कहा है कि आपके पास हर एक के पास दो डिटेक्टर्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 4 आ सकती हैं. तो या तो वो एक्स एक्सिस वाले के थ्रू जब गुजारेगा तो यार लेफ़्ट एंड राइट होगा, और साथ ही ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो क्या जेड एक्सिस के लिहाज से अपवर्ड से डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट हो सकता है.
तो अगर इसी स्टेट को हम इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स जो हैं रिप्रेजेंट करें, अगेन यू कैन डू दिस, और कि हम बाद में लाइक आफ्टर द टॉक वी कैन इवन डिस्कस द मैथमेटिक्स, जो भी इंटरेस्टेड है, बट दिस इज द रिजल्ट वी गेट if we express the same state but in terms of combinations of these states. Yeah. Also, and if anyone has any question, feel free to like interrupt me. I won't mind. Yeah. Huh. Sir, my question is that is there like a possibility that one of the particle goes in a diagonal, not up or down, but not left and right, just at the same time it goes diagonal? Yeah. Is that a possibility, or is that possible or not? No, no, it's not exactly possible. ये हम स्टार्ट में हमने देखा था ना कि essentially है ये possible होता अगर एक कंजम्पशन हम ना रखते। अगर जो है देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन बीम लेते हो और उसे इससे गुजारते हो तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स ये आपके पास आता है कि जो उस पर फोर्स लगती है वो प्रोपोर्शनल है उसके एंगुलर मोमेंटम के। तो अगर तो वो फ्री होता कि कुछ भी वैल्यूज़ ले सकता, तो वो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स के बजाय वो डायगनल भी या किसी भी डायरेक्शन में वो भी जा सकता था। बट क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की है उसको हम रेकनसाइल तभी कर सकते हैं अगर हम ये देखें, अगर हम ये सुन करें कि जो स्पिन की वैल्यूज़ हैं वो फ्रीली वेरी नहीं हो सकती, बल्कि दो ही वैल्यूज़ ले सकती हैं। अगर ये तब करें तब ये एक्सपेरिमेंटल हम फिज़िक्स के साथ रेकनसाइल कर सकते हैं। सो गुड क्वेश्चन अगेन, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन डोंट फील लाइक यू आर इंटरप्टिंग मी। अगेन दिस इज अ सेशन फॉर लर्निंग, anyone is free to answer, free to ask me anything. Okay. So. Okay. So. अब हम स्टार्ट ये करते हैं कि हम स्टार्ट ही करते हैं। सपोज़ कि हम ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, इंटेंगल किए हैं, उन्हें स्पेसिफिकली इस स्टेट में प्रोड्यूस किया इसमें, और बाद में हम ये करते हैं, हमने बताया कि हमने इन दोनों डिटेक्टर्स से उनको गो थ्रू कराना है इन दोनों पार्टिकल्स को। अब लेकिन हम अज्यूम कर, अभी हमने जो देखा है उससे हम लोकेलिटी को क्योंकि हम बहुत पसंद करते हैं, तो उससे हमने ये आया कि उनकी वैल्यूज़ पहले से एग्जिस्ट करती हैं। तो इफ़ दे डू देन जो ही हमने बनाया था असल में पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया था उन दोनों पार्टिकल्स ने कि किस बंदे ने की कौन सी वैल्यू लेनी है। तो लाइक 20 अब जैसे पार्टिकल 1 है और ये भी अब क्योंकि हमने, और अगेन ये जो टेबल है जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एक्जैक्टली इस स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये वही जिसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक्जैक्टली एंटी कोरिलेटेड हैं दोनों एलिस और बॉब के पार्टिकल, कि एक को अगर आप इसमें अपवर्ड रिफ्लेक्शन शो करें तो दूसरा डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन शो करता है। तो यही अगर हम इस सेंस में देखें तो उन्हें ज़रूरी है कि उन्हें क्या, एक तो ये कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पहले से अपने डिसाइड कर रहे हैं SX और ST कंपोनेंट, तो वो डिसाइड भी कैसे करेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अपना SX अगर चूज़ करे तो 1 चूज़ कर लेता है। अब ज़रूरी है कि दूसरा पार्टिकल क्या करे, वो एक्जैक्टली ऑपोजिट करे, अदरवाइज वो उस स्टेट को ही डिस्क्राइब नहीं कर रहे होंगे ना जो चीज़ हम कर रहे हैं। और इसी सेंस में यही चीज़ हम बाकियों के लिए कर सकते हैं। अगर पहला पार्टिकल अगेन ये 1 चूज़ करता है, दूसरा पार्टिकल को -1 भी चूज़ करना पड़ेगा, और साथ ही जो Z का अगर दूसरा वाला पार्टिकल जो है -1 चूज़ करता है तो जो बॉब का पार्टिकल है उसे +1 चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, क्या। और ये ज़रूरी है कि वो जो हैं ये जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये पार्टिकल्स इन जनरल वो करते हैं, तो ज़रूरी है कि वो इस सेंस में इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करें। जिस तरह भी वो शफल आपस में करते हैं कि यार ये वाला जो है तुम पिक कर लो, ये वाला तुम पिक कर लो, तो ये इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और ये अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 25% क्यों हमने किया, वो इसलिए क्योंकि अगर इन इवेंट्स की हर एक की देखें कि ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ जो आ रही हैं वो एग्जैक्टली 25% हैं। सो देयर इज़
इसका अगर हम वैल्यू का अगर स्क्वायर लें तो वी गेट 1/4 or 0.25, so there is a 25% probability that this event takes place. So इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स जो हैं वो भी आते हैं. अब जैसे ये इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कि अगर आप ये करें कि आप दोनों को Z एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजारें दोनों पार्टिकल्स को, तो अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ये बोल रही है कि 50% चांस होना चाहिए कि 1-0 स्टेट में हो कि पहला वाला अपवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो, दूसरा वाला डाउनवर्ड्स. इस चीज़ का होने का 50% चांस है, और दूसरा जो पहला वाला डाउनवर्ड्स हो, दूसरा वाला जो है अपवर्ड्स हो, इसका 50% चांस है. तो यही चीज़ अगर देखें तो कि इसके लिहाज से क्या एग्जैक्टली वही डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, तो हम देखते हैं. सो दिस इज़ वन स्टेट, और अब हम पहले देखते हैं कि कौन जो पार्टिकल 1 है कहाँ कहाँ वो लाइक 1-1 आ रहा है. तो ये देखें इन दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो अगर वो डिफ्लेक्ट अपवर्ड्स आता है तो वो कंट्रीब्यूशन किस किस से आ रही है प्रोबेबिलिटीज़ में, इससे भी 25 ये वाले केस से भी आ सकती है, या इस केस से भी वो कंट्रीब्यूशन आ सकती है. और दूसरा जो केस है वो ये कि जो है ये फर्स्ट पार्टिकल है वो डाउनवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो, तो उसकी भी कंट्रीब्यूशन किससे आ रही है, इस सिनेरियो से आ रही है, -1 और -1. और अगर हम 25% के हैं तो उससे ये आता है कि एग्जैक्टली वो 50% कंट्रीब्यूशन आ रही है. तो हम एग्जैक्टली वही स्टेटिस्टिकली जो हम प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं वो एग्जैक्टली वही आ रही हैं जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से प्रेडिक्ट कर रही है. एंड इसमें हमने बस ये अज्यूम किया वही बर्टमैन वाला कि सॉक्स जो है पहले से उन्होंने कलर था, बस ये था कि वी डिडंट नो इट. तो लेकिन ये चीज़ हम अब अगर थोड़ी ज़्यादा और हम फ्रीडम दे दें, तो सपोज कि हमने ये अब इस हम हर एक बंदे को ये फ्रीडम दे दें कि वो उसके पास 3 डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं, ठीक है. तो एक ए डायरेक्शन में सपोज, एंड एक कोई बी डायरेक्शन में है, एंड लाइक बी वेक्टर के डायरेक्शन में, और एक सी वेक्टर के डायरेक्शन में है. तो इज़ इट पॉसिबल दैट वी आर कि हम जो क्वांटम मैकेनिक्स हमें जो प्रोबेबिलिटीज़ दे रही है क्या एग्जैक्टली हम वो रेप्लिकेट कर सकते हैं. तो इस केस में भी हम देखते हैं कि अगेन अगर ये सिंगलेट स्टेट है ना, ये ऐसा अगर सिंगलेट स्टेट है, इसी चीज़ को अगर आप कोई भी दो ये खास बात सिंगलेट स्टेट की, इसको कोई भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन, उनके एसोसिएटेड जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन में की फॉर्म में अगर इसकी उनके बेसिस वेक्टर्स के एसेंशली कॉम्बिनेशन में अगर लिखें हैं तो एग्जैक्टली वही फॉर्म आती है. तो सपोज़ कि आप अब ये तो दोनों Z एक्सिस के लिए हैं, ठीक है, और ये जो है एक X एक्सिस के लिए और एक Z एक्सिस के लिए. तो यही चीज़ अगर आप आर्बिट्रेरी ए वेक्टर जो ए की डायरेक्शन का जो डिटेक्टर है उसके जो वेक्टर्स हैं उसके लिहाज से आप करें, और एक जो बी वेक्टर है उसके जो डिटेक्टर्स के लिहाज से जो स्टेट्स हैं उसके फॉर्म में लिखें, तो एग्जैक्टली आपको वही रिजल्ट आता है. तो उस सेंस में अब इससे ये एटलीस्ट शो होता है कि जो पार्टिकल्स हैं ये किसी भी कोई भी दो डायरेक्शंस एट अ टाइम लें वो एग्जैक्टली एंटी कोरिलेटेड होंगे. कि अगर आप पहला जो बंदा एलिस है वो इफ़ शी मेजर्स अलोंग ए देन शी इज़ गोइंग टू देन शी नोज़ के दूसरा वाला जो है बॉब इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्शन फॉर हिज पार्टिकल. और सेम केस जो है दूसरे केस में कि एंटी कोरिलेटेड आते हैं, कोई भी लाइक इट्स नॉट डिपेंडेंट कि यहाँ पे हम Z एक्सिस डिटेक्टर के थ्रू गुजार रहे हैं, ये कौन से डिटेक्टर्स के कर रहे हैं. सो अगर हम ये करें तो हमें अब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब अगेन हम शुरू में पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए, तो जब उन्होंने चूज़ करनी है कि कौन सा बंदा इस स्पिन ए के लिहाज से कौन सा हमने ए की डायरेक्शन में क्या हमारे कंपोनेंट की वैल्यू होगी, हमारे बी के कंपोनेंट के लिहाज से क्या हमारी वैल्यू होगी, ये भी सी के लिहाज से, वो जो भी पिक करेंगे दे हैव टू बी एग्जैक्टली ऑपोजिट. सो अगर वो ऑपोजिट होंगे तो उससे हम देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं. दे हैव टू बी एग्जैक्टली सिंपल एग्जैक्टली 8 in number, इधर
ऑल लाइक बिकॉज हर एक के लिए आपके पास इंडिविजुअली 2 चॉइस है, सो टोटल 8 बन जाती हैं इससे। लाइक फर्स्ट में तो जैसे ये कि फर्स्ट पार्टिकल की जो है ए बी और सी जो है चूज़ करता है कि वो अपवर्ड्स लेगा इन तीनों के लिहाज से, और जो दूसरा भी पार्टिकल है वो भी यही एज्यूम करता है कि हमने तीनों कंपोनेंट्स के लिहाज से डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन लेनी है। सो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे थोड़ा सा मैंने डिफरेंस किया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसीज के किस वे में वो डिस्ट्रीब्यूट, किस वे में आपस में शफल करेंगे, वो मैंने नहीं लिखा। वो पिछले केस में तो एग्जैक्टली वो सारे हम जो स्टेटिस्टिक्स यहाँ से आ रहे थे वो हम रिप्रोड्यूस कर सकते थे। ये अगर हम यही चीज़ एक्स एक्सिस के लिहाज से देखते थे, ये वाला हम 50 25 ऐड कर सकते थे, और ये भी 25 ऐड कर सकते थे, और इन जनरल केस जो सबसे जनरल केस था इसको भी रिप्रोड्यूस कर सकते थे। बट यहाँ पे यही हम प्रूव करना चाहेंगे, देयर आर नो वैल्यूज़ ऑफ F1 F2 F3 ऑल ऑफ दीज कि एग्जैक्टली जो क्वांटम मैकेनिक्स जो प्रोबेबिलिटीज़ प्रेडिक्ट कर रही है वो हम रिप्रोड्यूस कर सकें। सो स्टार्ट में हम लाइक एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली इफ़ हम एलिस जो है वो एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करे, एक ही डायरेक्शन में अपना पार्टिकल को ऑब्जर्व करे, और जो बॉब है वो बी के डायरेक्शन में, दोनों जो है अपवर्ड यानी डिफ्लेक्शन अगर ऑब्जर्व करें, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी। तो अगर हम ये देखें तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो शफलिंग के जिस केस में ये वाली चीज़ वो अज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसीज का हम सम लेके देख सकते हैं कि वो हो गई प्रोबेबिलिटी ये सिनेरियो होने की। सो एक के लिहाज से अगर हम देखें कि बस अगर हम एक के लिहाज से देखें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये नोटिस करना है कि पार्टिकल 1 एंड वेयर इन विच ऑफ दीज वैल्यूज इज देयर आर 1 फॉर ए। तो अब ए के लिहाज से हम देखें तो हमारे पास आता है ये F3 से F3 में देखें यहाँ पे एक तो ये भी है ए के साथ, ये अपवर्ड्स डिफ्लेक्शन भी है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो भी अपवर्ड्स एज्यूम करता है इन टर्म्स ऑफ बी, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो F3 की है। एक कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ गई, बट एक और भी केस आ रहा है जिससे जो इसकी प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो केस ही है कि दिस वन, ये फिफ्थ वन एंड सी 1 हियर अगेन, ये 2 केस हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। अगेन इफ एनीवन वांट्स टू कंफर्म, आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो ये सेम केस हम ये कर सकते हैं कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर पार्टिकल 1 को हम मेजर करें अलॉन्ग द बी डायरेक्शन एंड पार्टिकल 2 को हम मेजर करें अलॉन्ग द सी डायरेक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों जो हैं स्पिन आ पाए। सो इफ अकॉर्डिंग टू आवर हिडन वेरिएबल मॉडल, इट हैज़ टू बी F2 + F6 व्हाटएवर फ्रीक्वेंसीज जो कि वो डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन, उन दोनों की जब जॉइंट स्टेट बनती है उनकी। अब नेक्स्ट सेम चीज़ तो एक BC के लिहाज से F2 + X6 आ रही है, एंड सेम थिंग AC के लिहाज से F2 + F5 आ रही है। एंड अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है, वी हैव इनफ टाइम, बट कंटिन्यू करते हैं आई गेस। हाँ, सो पहले तो हम सिंपल स्टार्ट ये करते हैं कि देखें, एक तो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव एंड द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज़ पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग तो हमारी ये होगी कि F3 + F6 इज़ पॉजिटिव। नाउ एसेंशली ये करेंगे कि इसमें अगर हम ऐड करें दोनों F2 + F5, बिकॉज हमारा गोल ये है कि एक इनइक्वालिटी लेके आएँ प्योरली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, और ये हम शो कर सकें कि जो कोरिलेशन क्वांटम मैकेनिक्स प्रोड्यूस करता है वो इस इनइक्वालिटी को वायलेट करते हैं। जैसे इस एसेंस में अगर आप ये करें, देन यू ऑब्जर्व दैट F2 + F5, दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द PAC केस कि फर्स्ट पार्टिकल अगर हम ऑब्जर्व करें और अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट करें, एंड सेकेंड पार्टिकल ऑब्जर्व करें और C के अलॉन्ग, तो वो भी अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट करें। एंड सेम थिंग यहाँ पे कि F3 + F5
वो भी हमने देखा था कि पी ए बी है, एंड F2 plus F6 is also is PBC. So फाइनल ये हमारे पास एक किस्म की बैन इनक्वालिटी है, बट इस इनक्वालिटी को हम आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखते हैं. सो हमारा गोल ये होगा कि इसको वायलेट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये सिर्फ था हमारे हिडन वेरिएबल जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ रही थी. अब यही प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे बाय क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन है कि आप कौन से ये 3 डायरेक्शंस कौन सी आपको लेने चाहिए कि ये इनक्वालिटी जो है ये एग्जैक्टली वायलेट हो. तो एक तो ये एक हम पे फ्रीडम रख लेते हैं कि एक तो बी हमारा जो फेवरेट एक्सिस है वो सी एक्सिस है, हम एक तो वो ले लेते हैं. एंड बाकी जो है हम ए और सी को एसेंशली सिमेट्रिक लिखते हैं. एक जो है हम अगर ये साइड एक्सिस है तो एक को हम नेगेटिव थीटा और एक को पॉजिटिव थीटा यहाँ पे ले लेते हैं इन दोनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग. तो ये 3 डायरेक्शंस हैं, और आप जो है ये हम इनके अलॉन्ग जो है ये तीनों डिटेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि स्पिन को इनके अलॉन्ग में ये करते हैं उसका कंपोनेंट. एंड अगेन हमारे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो ही मेन रूल्स है. दैट फर्स्ट वी नीड टू नो कि कौन जो स्टेट है जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकालनी पहले तो उन 2 पार्टिकल्स का लेबल पता होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप जिस अपैरेट से गुजार रहे हो उससे गुजरने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं उन स्टेट्स का आपको उन वेक्टर्स का एग्जैक्टली पता होना चाहिए. एंड जैसे जी एक्सिस के लिहाज से तो मैंने 1 0 एंड 0 1 कह दिया था, ये हम कन्वेंशन होती है. बट बाकी जो हैं वो भी आप किसी भी आर्बिट्ररी एक्सिस के लॉन्ग निकाल सकते हैं. जैसे एक्स के लिहाज से भी मैंने बता दिया था, बट इन जनरल देयर इज़ अ वे, लेकिन हम डेप्थ में जा नहीं रहे फिलहाल. बट वी कैन डिराइव इट वो इतनी, लेकिन इट्स नॉट एलिमिनेटिंग द डेरिवेशन ऑफ हाउ दीज वेक्टर्स कम अप. एनीवे ये है कि अगर कोई भी अगर कोई ऐसा वेक्टर लें जो कि एंगल थीटा पे है रिस्पेक्ट टू ज़ेड एक्सिस उसके अलॉन्ग, तो उसके जो 2 एसोसिएटेड वेक्टर्स आते हैं वो एसेंशली ये हैं. इसको हमने n का नाम दे दिया कि अगर उसके लिहाज से अगर अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा तो यानी वो ये स्टेट चूज़ करेगा, और अगर वो डाउनवर्ड्स उसके लिहाज से करे तो ये वाली स्टेट चूज़ करेगा. यानी अगेन काफ़ी ये सी कॉज एंड साइन बट ओवरवेलमिंग होना. इट्स जस्ट अगेन यहाँ पे है तो एक दिस इज जस्ट अ नंबर, और इसका भी हमने एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो अगेन हमने बस स्क्वायर कर लेना जो भी ये नंबर होगा. इट डिपेंड्स कि हम क्योंकि एसेंशली ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई थीटा पॉसिबल है कि हम कि जिससे ये इनक्वालिटी जो है जब प्रोबेबिलिटीज निकालें तो वायलेट हों. ओके, सो अगर हम इसको इस स्टेट को इन टर्म्स ऑफ जो स्टैंडर्ड हमारे जेड एक्सिस के लिहाज से वेक्टर्स हैं उनके फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आते हैं, एंड इनका इन्वर्स रिलेशन भी पॉसिबल है. इट्स एग्जैक्टली लाइक सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. बट आगे हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर हम सिंगलेट स्टेट को वही जो हमारी स्टेट थी जिसको हमने एक्सप्रेस किया था ओनली इन टर्म्स ऑफ द जो वेक्टर से अलॉन्ग साइड एक्सिस उसके लिहाज से हमने जो एक्सप्रेस की थी, इसी चीज़ को हम एक हम साइड एक्सिस के लिहाज से देखते हैं, और एक दूसरा जो है वो जो भी दूसरा लाइक अगर एक तो बी है एक पी के लिहाज से और एक दूसरा जो ए के वेक्टर्स हैं उसके लिहाज उनकी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में. तो अब जैसे तो अगर पहला पार्टिकल है अगर वो जेड एक्स के लिहाज से ये पॉसिबिलिटी ये बताते हैं कि अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, और सेकंड ये बता रहा है कि जो बी एक्सिस है जो भी है दैट इज़ ये 2 हम एक्सिस एग्जैक्टली डिटरमिन करना चाह रहे हैं. तो उसकी अगर उसके फॉर्म में लिखें तो एग्जैक्टली ये बनती है. Okay, again we can go through the entire derivation after the talk. But ये आते हैं. तो अब इस केस में हम ये देखते हैं ये अगर आप शायद नोटिस करें कि यहाँ पे एक मिस्टेक है बस ये कि जो फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसको मैंने बी के लिहाज से लिया हुआ है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये जेड एक्सिस के जो है वेक्टर्स हैं, और जो दूसरा जो है ये जो है ये ए का है n और -n.
ओके, बट एग्जैक्टली सेम चीज़ आती है अगर आप ऑपोजिट कर लें, बट सो जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, बट इससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली दोनों जो हैं अपवर्ड्स रिफ्लेक्ट होते हैं, एक अलॉन्ग ए एंड दोनों बी. तो इसमें देखें ये क्या बता रहा है, जी के लिहाज से अपवर्ड्स है और बी या ए या सी जो भी ले लें आप, उसके लिहाज से ये डाउनवर्ड्स है. हमने लेकिन सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हैं कि दोनों पी ए और बी उस दोनों के अलॉन्ग क्या प्रोबेबिलिटी के अपवर्ड डिफ्लेक्शन है. तो इस केस में एग्जैक्टली क्या होगी, इसमें हम कौन सा इवेंट चूज़ करेंगे, कौन सा इसके कर रहा है, तो वो दैट्स द फर्स्ट वन, राइट, 1 and n. और इसकी प्रोबेबिलिटी हम अगर देखें, देयर इज़ अ 1/2 हियर, तो इसका स्क्वायर है 1/2 हो गया, एंड दिस इज जस्ट sin θ by 2 स्क्वायर. तो ये प्रोबेबिलिटी आती है अगर ए और बी दोनों के अलॉन्ग अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करने की, अगर जो है ए जो है एंगल थीटा बना रहा है विद z एक्सिस, द बी एक्सिस. और सेम चीज़ हम ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक है उस सेंस में कि एक जो है वो थीटा के एंगल पे है और एक माइनस थीटा के एंगल पे है. तो यहाँ पे एक डिफरेंस बस आ जाएगा कि माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इट्स एन ऑड फंक्शन. बट जब आप स्क्वायर्स करें तो एग्जैक्टली सेम थिंग आती है. तो ए और बी एंड बी एंड सी, देयर दोनों प्रोबेबिलिटीज़ ये सेम आ रही हैं इन दोनों के अलॉन्ग. अब वन फाइनल ये है कि ए और सी इन दोनों के लिहाज से, तो हमें उसी सिंगलेट स्टेट को इसके दोनों के लिहाज से हमें ये करना पड़ेगा, उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा. एंड एग्जैक्टली वो सेम फॉर्म वैसे लेगी कि एक होगा n एंड n माइनस n एंड द अदर वन इज़ माइनस n. सो एग्जैक्टली वही प्रोबेबिलिटीज आएंगी. और अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें तो वी कैन वेरीफाई कि 1/2 sin θ स्क्वायर आ गया. एनीवे ये वैल्यूज़ अगर आप इफ़ यू टेक दिस वैल्यूज फॉर ग्रांटेड एंड इफ़ यू पुट दम इन द इनइक्वालिटी, जो कि हमने एक हिडन वेरिएबल जो भी पॉसिबल हिडन वेरिएबल थ्योरी है उसके रिजल्ट से यूज़ किया. तो अगर उसमें हम पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये इनइक्वालिटी आती है. फर्स्ट हमने PAC में पुट किया एंड PAB एंड BBC एंड दिस इज़ व्हाट वी गॉट एट द एंड. ओके, अब ये इनइक्वालिटी क्या होल्ड कर रही है या नहीं, दिस इज़ अ सिंपल कैलकुलेटर प्रॉब्लम कि आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं. यू कैन सी दैट दिस इनइक्वालिटी एग्जैक्ट डजंट होल्ड इफ़ यू टेक एनी थीटा लेस देन π/2. सो से अगर एक जो है एक जो एक्सिस है आप z एक्सिस ले रहे हैं और एक 30 डिग्री से ले रहे हैं, दूसरा भी ये नेगेटिव 30 डिग्रीज पे है, तो ये अगर आप करें और इन के अलॉन्ग आप ये करें तो जो आप प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे एक इन टर्म्स ऑफ आप एक वैसे एक पूरा आंसर लेंगे, एक पूरी इलेक्ट्रॉन बीम लेंगे और आपके पास जो रिजल्ट आता है स्टेटिस्टिकली वो एग्जैक्टली इसको वायलेट करता है कि जो परसेंटेजेस आती हैं दे डोंट मैच विद दिस थिंग. तो जैसे और एग्जैक्टली बिगेस्ट वायलेशन कब आती है, अगर आप थीटा को एग्जैक्टली π/3 लें. सो इफ़ एसेंशली इफ द टू डायरेक्शंस दे मेक एग्जैक्टली एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. तो अगर आप ये चूज़ करें इन तीनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा वायलेटरी सिंपल है. अगर हम ये पुट करें वी गेट 3/8, सॉरी yeah, so we get 3/8 for this, and as for the second one, 1/8 and 1/8, so we get 3/8 less than equal to 2/8, and that's clearly not true. Or so exactly we 1 greater than less than equal to 0 I guess आ जाता है. So यहाँ पे हमने मेन गोल अपने कर रही है कि we violated Bell's inequality. So essentially and one more disclaimer, technically ये Bell's inequality नहीं है जो बेल ने अपने पेपर में डिराइव की थी. दैट वाज उसकी डेरिवेशन भी रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है, बट ये उसका एक एनालॉग है. इन पॉइंट है दैट दिस प्रूव्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, बट लाइक एटलीस्ट जो हमारा गोल है उससे ये प्रूफ हो जाता है उससे. और इस लेकिन एक्सपेरिमेंटल लाइक अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये इनइक्वालिटी इतनी हेल्पफुल नहीं होगी. देयर आर मैनी टेक्निकल रीजंस फॉर इट, बट और उसके लिए जो है एक तो बेल्स इनइक्वालिटी अपनी खुद है जो उसने अपने पेपर में डिराइव की थी वो, तो और दूसरी जो है एक CHSH इनइक्वालिटी से कहा जाता है.
आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो वो यानी CHSH ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली यूज़ हुई थी, उसकी एक वायलेशन हमने ऑब्जर्व की थी। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, बट पॉइंट इज़ कि हम अगर एक्सपेरिमेंटली करना चाहें तो हम एसेंशली ये देख सकते हैं कि अगर आप दो पार्टिकल्स को लें, सिंगलेट स्टेट में एक्चुअली प्रोड्यूस करें, फिर जाके ये एग्जैक्टली ये हम लें डिटेक्टर्स लें अलॉन्ग Z एक्सिस और 60 डिग्री के एंगल पे इन तीनों को लें, एंड अगर ये ऑब्जर्व करें, इफ़ वी डू दैट, हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये वॉयलेट हो रही है। तो उससे एसेंशली हमने प्रूव कर दिया कि जो उनके दरमियान कोरिलेशन है, that quantum mechanics is not built in socks, it's way more complex। इसमें जो कोरिलेशन है हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड some of you might probably know कि अलेन एस्पेक्ट, वैसे बहुत से इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस की थी बेल्स थ्योरम की, बट उनमें काफ़ी में फ्लॉज लोगों ने फाइंड किए थे, एंड वी कुड डिस्कस देम लेटर ऑन। बट एसेंशली एस्पेक्ट जो थे, इसने जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेजॉरिटी ऑफ द फिजिक्स कम्युनिटी दे एग्रीड दैट श्योर वी कैन नॉट एक्सेप्ट लोकल हिडन वेरिएबल्स थ्योरीज। तो ये वैसे वो इनइक्वालिटी है जो कि एस्पेक्ट ने यूज़ की थी। सो अकॉर्डिंग टू लोकल हिडन वेरिएबल्स, इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि यू गेट दिस रिजल्ट कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं या कोरिलेशंस हैं, कोरिलेशन को वैसे डिनोट कर रहे हैं, वो आप फाइंड करते हैं दैट दिस हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल टू 2। बट क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्टली एक ऐसी स्टेट प्रोड्यूस कर सकते हैं which violates this which produces the biggest violation of this inequality, and it gives you like 202, which is way larger compared to 2, and our experimental value जो अलेन एस्पेक्ट ने ऑब्जर्व की थी वो ये 2.697 ऑब्जर्व की थी। बाद में जाके ये एक्सपेरिमेंट्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक 1 year उसे एस्पेक्ट को लगा था टू कम्प्लीटली रूट आउट एनी पॉसिबल ऑब्जेक्शंस जो आ सकती थी। अगेन ऑब्जेक्शंस अभी भी हैं और काफ़ी, लेकिन रिसेंटली वो भी एक बाय वन वो भी हम ऑब्जेक्शंस रिमूव करते जा रहे हैं। जैसे एक रिसेंट भी मैंने देखा था। तो हम अगेन हिडन वेरिएबल्स से भी बोलते हैं, बट हम एक्सपेरिमेंटली उनको वायलेट करते हैं। बट इससे ये कि इस एस्पेक्ट के एक्सपेरिमेंट से सबसे ज़्यादा लाइक डाउट क्लियर हो गया था दैट वी कैंट हैव hidden variables theory and also maintain locality. And for this, among other things, Alena Aspect also got the Nobel Prize in Physics 2022 में मिला along with 2 other people, and essentially और ये एक big moment है because essentially it gives hope to those people who are interested in quantum foundations. Again यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं essentially, और जैसे the way the work that Bob Quick is doing in diagrammatic quantum mechanics, and there are so many other fields in quantum foundations. और एक मेन जो है वर्क है वो तो ये कि यहाँ पे तो काफ़ी मैंने इसे सिंपल किया था, बट देयर आर मोर टेक्निकल assumptions जो कि ओवरलुक मैंने किए हैं थ्रू हम जब डिराइव कर रहे थे बेल्स थ्योरम। और लोगों ने ये देखा कि हम अगर उनमें से कोई भी assumptions को हम इंस्टेड की ये कहें कि हमें sorry I have to back up again to collect my thoughts. Yeah. So first हमारे EPR से essentially हमारा ये शो हुआ था कि if we assume locality then we have to go for local hidden variables, but अगर हम local hidden variables पे जाएँ तो हमारे पास experimental concept आ जाती है। So essentially एक बात तो definitely proof होगी कि हम local hidden variables उनको नहीं ले जा सकते as long as हम ये भी keep in mind रखें जो assumptions थी बेल्स के थ्योरम में वो जो हैं हम उन पे यकीन कर सकते हैं अगर। एंड वन ऑफ द अब एक जैसे, और इससे काफ़ी फील्ड्स आते हैं, जैसे एक सुपर डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है विच सेज दैट कि जो हमारी मेजरमेंट्स हैं देयर कोरिलेटेड विद द मेजरिंग अपैरेटस। हम ये असम्पशन, एक तो नेचुरल असम्पशन है कि हम स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस को अज्यूम करें
बट दिस कुछ प्रोपोनेंट्स हैं जैसे सफीन हॉलनफेल्डर, आई थिंक दैट्स हर नेम, एंड शी इज़ अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दिस कि वो जो असम्पशन है वो हमें डिस्कार्ड नहीं करनी चाहिए. तो एक वो भी है, एंड देयर इज़ ऑल्सो वन अदर फैंसी वन कॉल्ड रेट्रोकोजालिटी, एंड उसमें ये कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं बैकवर्ड्स इन टाइम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पास में अपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. लेकिन काफ़ी एक्साइटिंग स्टफ है इन क्वांटम फाउंडेशन. सो यू नो मे बी one of you could do some work in quantum mechanics if and you could get the next Nobel Prize. So quantum mechanics is still full of wonders अभी, and एक century से तो ज़्यादा हो गया है. And then there's still a lot more to discover. So happy physics thing. Yes, sorry for the copyright. Oh guys, probably quote it, but anyway. So that concludes my talk, and if you have any questions, we can address them now. So, sir, finally finishing off in my last question, that was, you explained the vectors in which you took the values when it was time to address the vector of y. You took the values. Sorry, I was distracted. Can you repeat that again? Yes, Yeah. sure. My question is that when you it was time to explain the vector of y-axis, you basically, I think, changed the values of the variable to ABC. No. In that case, I think Yes. I'm pretty sure that I just changed the y-axis label to x-axis label. Yes. Because y-axis essentially ये था कि x-axis की मैंने states आपको बताई हुई थी. तो I just wanted you to be familiar कि exactly वो expression जो है वो क्या थे. Got Different. it. So my question is that can you basically entangle more than two particles? More than two particles. Yes. आपको ये क्लियर होना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय इंटेंगलमेंट. तो अगर तो एक टेक्निकल टर्म होती है एसेंशली. एक तो ये वे होता है कि जैसे ये स्टेट है ना, ये सॉरी सिंगलेट स्टेट पे दोबारा आ जाते हैं. तो अब एक वे में जिसमें आप इंटेंगलमेंट को समझ सकते हैं वो ये है कि अब देखिए ये इस स्टेट की हादसे से बात है कि ये जो है एसेंशली ये समझते हैं कि दो पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल में उनकी स्टेट 10 एंड 10 है. लेकिन आप इसको उस सेंस में समझ नहीं सकते. एंड टू बी टेक्निकल ये अब अगर हम थोड़ा और ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाएँ तो एग्जैक्टली ये कि अब 1 जो है ये शॉर्ट फॉर्म जो है एग्जैक्टली इसके लिए है कि द वन स्टेट टेंसर्ड विद द वन स्टेट. तो एसेंशली जो इसके हम एग्जैक्टली इसके अगर नंबर्स के साथ हमने वर्क करना है तो जो भी ये नंबर्स होंगे इसके हमने टेंसर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन करते हैं दैट इस 1 को मल्टीप्लाई करना आपने इस होल वेक्टर के साथ एंड 0 को इसके साथ. अब इस स्टेट के हाथ बात ये है कि आप इसे एज ए टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेट्स इंडिविजुअल स्टेट्स जो हैं वो नहीं डिस्क्राइब कर सकते. तो उस सेंस में आप तो अगर आप इस टाइप की स्टेट को अगर आप कहना चाहें कि वो क्या है इंटेंगल्ड है, देन डेफिनेटली ये 3 पार्टिकल्स की भी यू कैन इंटेंगल 3 पार्टिकल्स. उसमें 3 पार्टिकल्स में यू गेट वे मोर फ्रीडम. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आई गेस फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द 3 पार्टिकल्स. Got it. So you mentioned at the end about time travel, right? Relating to space, time, and so the particles can, exist their state back in time. Yeah, something like that. Yes. So I want to correlate that to Einstein-Rosen bridge theory. If you like to express your views upon that. Like you'd have to explain what you mean by like Rosen. The Rosen bridge theory is like related to time travel when you further extrapolate that you are using quantum theory, quantum mechanics as a viable bridge to further communicate upon the particles that were first of all entangled, and then you go on to discover
the Einstein's special theory of relativity also states that there can be wormholes in space-time. So space-time can bend around, and through Rosenberg's theory, you can violate that. I'm and if correct me if not, I'm not making technical sense, but you can go on and violate the laws and basically warp space-time around you to travel back in time by the Rosenberg theory. Uh, I, I think I'm not the right person. I think Shahir would be like best for addressing this question because it's the technicalities. Yes. I'm not sure I could explain Because the I have sentence, thrown up a question that lays at the intersection of quantum mechanics and of time and relativity. Yeah. So that's kind of very complex to address, Yeah. I think. So maybe I'll discover someday the answer to my question. But first I would definitely recommend it's great that you're interested in quantum mechanics, but I would इससे में जैसे इस talk में हमने essentially पूरा mathematics को entirely तो नहीं explore किया, but whatever mathematics I did show you, हमने जो भी अपना argument बनाया it was grounded on real mathematics that quantum अगर आप कोई Griffiths की कोई book खोल दें quantum mechanics पे, you'll find it there. So I definitely recommend you to first study the mathematics of it, and the mathematics is really pretty, but it is going to take time. You have to be patient, but if you do it, then essentially you'll be able to phrase these questions that you have, because the questions you have are essentially not really not in a mathematical language, but if you study mathematics enough, then you'll be able to face these questions in proper mathematical sense, and then you'll be satisfied whether that question actually makes sense logically or in terms of the mathematical formalism that we use, or maybe there's some other mathematical formalism that could eventually be made for addressing such questions. Thank you. Yeah. I guess he was talking about wormholes, Yeah. जिसका हम सब ने सुना हुआ है साइंस फिक्शन में और वैसे भी. तो ये होता है क्वांटम फिजिक्स की, तो इसमें ज़रूरत नहीं होती. जनरल रिलेटिविटी अगर आप पढ़ें ना, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, तो उसमें ना ऐसे सोल्यूशंस पॉसिबल होते हैं स्पेस टाइम में जिसमें आप बहुत दूर दूर के रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम लाइक अ टनल और समथिंग. लेकिन उसके लिए फिर ये है कि वो कहते हैं कि एक्जॉटिक मैटर चाहिए होता है उसके लिए. तो ऐसी चीज़ें अभी हमने अभी तक इस तरह की अभी दरियाफ्त नहीं की, तो उस पर फिर काम करने की ज़रूरत है. और वो जो आप कह रहे थे कि अपने आप के इर्द गिर्द स्पेस टाइम वॉर्प कर लेते हैं, वो शायद LQBR ड्राइव की बात कर रहे हैं. आपने सुना उसके बारे में, वॉर्प ड्राइव जो स्टार ट्रैक में भी है. तो वो अलग चीज़ है, वर्म होल अलग चीज़ है, और वो भी असल आइडिया है. वो मतलब साइंस फिक्शन नहीं है LQBR ड्राइव. ये असल में एक बंदा था मिगेल LQBR, जो एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट था. उसने एक पेपर लिखा था और इसने एक ही बस कंट्रीब्यूशन की है फिज़िक्स में. उसके बाद वो चला गया, और उस पेपर में उसने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन इस्तेमाल करके उसने एज अ सोल्यूशन बनाया था. लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये थी, वही एक्जॉटिक मैटर, और वो ये थी कि ना आपकी स्पेसशिप आप ऐसी बना सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेटिंग थ्रू स्पेस टाइम, आप स्पेस टाइम को अपने इर्द गिर्द वॉर्प कर लें. आप आगे से आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लें, पीछे से स्ट्रेच कर लें, और उसके थ्रू आप एक ही जगह पे रहेंगे. आप फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे, उस नॉर्मल फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन आप इस तरह करके बेंड और स्ट्रेच करके आप मतलब आराम से बैरियर ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको आप तोड़ सकते हैं. क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का जो बैरियर है वो सिर्फ जो है ना, जो फ्लैट स्पेस टाइम है उसमें उसकी सेंस बनती है. जब स्पेस टाइम आपका उस तरह से आप उसको वॉर्प नहीं कर रहे आप, तो उसमें उसकी सेंस बनती है. लेकिन स्पेस टाइम को वॉर्प कर लें, जैसे एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है, वो ताबे नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के. पता है ना आपको, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स हो रही है जो हमारे से बहुत दूर दूर की, एक्सेलरेट भी हो रही है, लेकिन नॉर्मल एक्सपेंशन भी अगर हम ले लें तो दूर दूर ऐसे भी स्टार्स और गैलेक्सीज जो हमारे से स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रहे हैं. तो वो रिलेटिविटी की वायलेशन नहीं है. स्पेस टाइम जिस मर्जी स्पीड से एक्सपैंड कर सकती है. सिर्फ जो स्पेस टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो उन पे सिर्फ पाबंदी है स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है. लेकिन स्पेस टाइम इटसेल्फ जिस मर्जी स्पीड से मूव करे, और ये हो भी रही है अभी. जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज़्यादा स्पीड से हो रही है, मूव हो रही है. हाँ. और इसका मैं क्वांटम मैकेनिक्स से भी करूँगा, क्योंकि कुछ काफ़ी टॉपिक बीच में आते हैं जो मैं एड्रेस नहीं कर सका सही से. जैसे एक तो ये है कि आप जैसे हमने ये देखा बेल्स थ्योरम का रिजल्ट देखा, हमने लोकल हिडन वेरिएबल्स को तो रिजेक्ट कर दिया. बट क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई ऐसी हिडन वेरिएबल थ्योरी बनाएं जो कि नॉन लोकल हो? तो द आंसर इज यस. और एक है भी, इज़ कॉल्ड बोहम पायलट वेव थ्योरी. अब
उसका लेकिन दैट स्टिल क्वांटम एटलीस्ट इसके लिहाज से सही है, बट उसकी जनरलाइजेशन फॉर क्वांटम फील्ड थ्योरी वहाँ पे वहाँ उसको इस तरह इंटीग्रेट नहीं किया गया जैसे जो नॉर्मल हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स है, उस तरह जैसे वो जनरलाइज होती है उस सेंस में वो नहीं होती. तो वी कुड स्टिल हैव नॉन लोकल हिडन वेरिएबल्स, बट अगेन it's an area of research and maybe we could find more answers there. और इससे one more thing है कि Bell's theorem से एक तो ये हो गया कि हमने लोकेलिटी काफ़ी ये से ये करते हैं कि Bell's theorem से क्लियर हमने ये शो किया लोकेलिटी वी लाइक एटलीस्ट अगर आप स्टैंडर्ड फिजिक्स कम्युनिटी का अगर आप ओपिनियन लें तो उसके ये कि वो ज़्यादातर ये करते हैं कि दैट दिस मीन्स दैट वी कैंट हैव होल्ड लोकेलिटी. सो इस सेंस में कि आप जो आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी उसका जो स्टैंड है कि नो नथिंग कैन लाइक नो देयर इज नो कॉजल इन्फ्लुएंस फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर ये नहीं है वो उसके साथ प्योर सेंस में तो वो चीज़ होल्ड नहीं करती, बट इट्स स्टिल कि इससे ये कि स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती. वाई बिकॉज जिस तरह मर्जी आप इंटेंगल कर लें पार्टिकल्स, देयर इज़ अ थ्योरम समवन प्रूव कि हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थ्रू इंटेंगलमेंट. तो यहाँ पे हमने इंटेंगल कर लिए दो पार्टिकल्स, एक यहाँ पे एलिस है और मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे जो है बॉब है. तो विदाउट एनी मीन्स ऑफ नॉर्मल क्लासिकल कम्युनिकेशन, कोई फ़ोन या ऐसा कुछ, उसके बगैर वो ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि किसी वे में वो कर सकें अपने पार्टिकल्स के थ्रू. किस तरह हम क्लोन, जैसे हम एक पॉसिबिलिटी है कि बॉब जो है वो अपने पार्टिकल का बहुत से क्लोन्स बनाए. तो वही एक यानी ऐसे पार्टिकल्स बनाए जिनके एग्जैक्टली वही लेबल्स हैं, बट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक नो क्लोनिंग थ्योरम होता है एसेंशियली क्वांटम मैकेनिक्स में. तो आप अपनी स्टेट को रेप्लिकेट नहीं कर सकते. और इसके प्रॉपर ये तो एक वे था जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते थे, बट दूसरा इन जनरल जो है कि मे बी देयर इज सम अदर वे, बट आई थिंक ये सिर्फ 2014 में और 2015 में एक पेपर था, उसने डेफिनेटली ये प्रूव कर दिया कि वी कैन नॉट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन थ्रू इंटेंगलमेंट. सो जो नॉर्मल जो लोकेलिटी का प्रिंसिपल है, वी हैव टू मॉडिफाई दैट सो दैट एवरीथिंग रिमेन्स कंसिस्टेंट. So yeah, that's about. And now if anyone has something to add और अगर कोई क्वेश्चन हो. लोकल रियलिज्म मतलब इससे फॉल्स प्रूव हो जाता है ना. हाँ, लोकल ये कि हम एक को छोड़ के दूसरे को मज्यूम कर सकते हैं, इसमें ये हम कर सकते हैं कि नॉन लोकल हम ले लें लेकिन रियलिज्म हम मेंटेन रखें जिस तरह बोहम की थ्योरी में है. और लेकिन कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में ये कि अब लोकेलिटी आपकी ख़त्म हो गई, मतलब उसमें की वाली बात इंफॉर्मेशन वाली बात कि लोकेलिटी उस लिहाज से प्रिजर्व्ड है लेकिन रियलिज्म नहीं है उसके अंदर. कि पहले से कोई वैल्यूज़ नहीं है जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं आपके मेजर करने से. फिर मेजरमेंट प्रॉब्लम आ जाती है. उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो उसी को एक्सप्लेनेशन नहीं है नॉर्मली कि जब मेजरमेंट करते हैं तो एकदम से एक चीज़ पे प्रोबेबिलिस्टिकली कोलैप्स हो जाती है स्टेट, तो एक वैल्यू आ जाती है. तो मेजरमेंट प्रॉब्लम जो है वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसका अभी भी ऑफ कोर्स आंसर नहीं है कोई. वी डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर फॉर दिस. और इसके लिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस काफ़ी उनके यूनिक वेज होते हैं उसके साथ डील करने के लिए. और मेजरमेंट प्रॉब्लम का एक जैसे रिसेंटली एक बुक थी दैट आई कैन एग्जैक्टली रिकॉल, बट हाँ ओपन एनीवे. हाँ, लेकिन आप ये जो जॉन बायस एक फेमस मैथमेटिकल फिजिस्ट हैं उन्होंने एक रिकमेंड की थी. हाँ आई थिंक हाँ रोलैंड ओमनेस की उन्होंने, और रोलैंड ओमनेस हैं वो एक फिजिस्ट हैं रोलैंड ओमनेस. उनके साथ ये एक और भी दो बंदे थे, लेकिन उन्होंने ये एक न्यू इंटरप्रिटेशन दी थी और ये एसेंशियली कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन पे बिल्ड कर दिया. बट इन्होंने ये किया कि इस पर ये कि इनके इंटरप्रिटेशन के ये समझा जाता था कि ज़्यादा फिज़िक्स नहीं है, कि वो इस तरह एक्सप्लेन नहीं करते कि एग्जैक्टली कहाँ कब मेजरमेंट होती है, किस स्टेज पे आप कह सकते हैं कि वो स्टेज होती है. बट वो इस सेंस में कहते हैं कि जो क्वांटम इसे कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज अप्रोच का नाम दिया जाता है इसको. तो वो इस सेंस में कहते हैं कि जो पार्टिकल जब मेजरमेंट होती है तो इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट, it's a union of the
पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल इटसेल्फ। तो आप ये भी नहीं, तो इसमें जो है एक फिनोमेना होता है कंटेक्चुअलिटी का, तो आप मेजरमेंट को विदाउट रेफरेंस टू जो ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हो उसके आउटसाइड आप नहीं यूज़ कर सकते। बट इसमें इस इंटरप्रिटेशन में ये नॉलेज इसमें जो मैंने फाइंड की कि इसमें एक एग्जैक्टली वो नहीं करते कि दिस इज़ द स्टेज वेयर वी डिड द मेजरमेंट, बट इसको इतना फेवर नहीं किया जाता कि इसको ये समझा जाता है कि इट डजंट प्रोवाइड यू आंसर्स, इट ओनली टेल्स यू लॉजिकली आप बता सकते हो कि ये चीज़ हो रही है। एंड इनके इंटायरली जो थ्योरी जो बिल भी किया उन्होंने इंटायरली लाइक एक एटलीस्ट लॉजिकली उन्होंने कंसिस्टेंट कर दिया, बट इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स वो फिर भी काफ़ी कुछ उसमें कमियां हैं। तो एक तो ये इंटरप्रिटेशन आई फेवर दिस इंटरप्रिटेशन, बट और भी बाकी काफ़ी इंटरप्रिटेशन जैसे एक सुपर डिटर्मिनिज्म जैसा मैंने मेंशन किया था, उसमें ये होता है कि आप लोकेलिटी भी अज्यूम कर सकते हैं, लोकेलिटी भी होल्ड रख सकते हैं, और हिडन हाँ तो वो भी एक डिफरेंट अप्रोच है मेजरमेंट प्रॉब्लम में। क्या ख्याल है स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस के बारे में कि मतलब ह्यूमंस भी तो एक तरह से क्वांटम सिस्टम्स ही है ना, वो भी एक तरह से वो इंटेंगल हो जाते हैं अपनी मेजरिंग डिवाइस के साथ, तो वो भी हो सकता है कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने ये मेजर करना है वो पहले से डिटरमिन्ड और वो पार्ट ऑफ द क्वांटम स्टेट हो, तो इसकी भी सेंस तो बनती है। लेकिन फिर इससे साइंस का ही मकसद फौत हो जाता है इससे, क्योंकि अब हर एक की हिस्ट्री आप ट्रैक करो तो एट द एंड ऑफ द डे तो आप बिग बैंग पे सब ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो इस सेंस में तो हर एक चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो वी कैंट एग्जैक्टली डू एनीथिंग विद दिस के साइंस का मकसद नहीं फिर है हाँ, ना, इसीलिए। लेकिन बस ये फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्शन है, कोई इस तरह की ऑब्जेक्शन नहीं है कि टेक्निकली गलत हो, लेकिन बस ये इस तरह की है कि बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, आपको सारे क्वेश्चंस और एक्सप्लोरेशन आपने रोक दी कि बस आप ही डिटरमिन्ड हैं, तो आपके जो भी बात कर रहे हैं वो फजूल है। ये जैसे अक्सर मतलब फर्दर फाइल यही चीज़ वो स्ट्रिंग थ्योरी के साथ भी करती है ना, कि स्ट्रिंग थ्योरी का भी पॉइंट नहीं है एसेंशियली, हाई एनर्जी फिजिक्स में हमारे काम करने का फ़ायदा नहीं है फॉर नॉट डिटरमिनिज्म, तो ये काफ़ी उस आता है। Does someone else have anything to add? वेल कासिम, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग टॉक थी। थैंक यू। तो यही कहना था बस, और कुछ नहीं। अगर कोई और सवाल नहीं यू वेलकम। EPR जो है इसको रिजॉल्व अब हो चुका है ना, तो ये फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकला ये बता दें मुख्तसर। कंक्लूजन अच्छा नहीं, कंक्लूजन ही कह सकते ये। अच्छा सिंपली समरी ये कि हमने EPR में एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने ये कहा कि अगर हम आइंस्टाइन और लोकेलिटी के वो काफ़ी वो प्रोपोनेंट था, लोकेलिटी अज्यूम करें तो फिर ये इससे इम्प्लीकेशन यह आती है कि लोकल हिडन वेरिएबल्स थ्योरी जो है वो हम कोई हो सकती है, ठीक है, इससे वो इम्प्लीकेशन आती है। बट आगे अगर आप लोकल हिडन वेरिएबल्स थ्योरी से देखें, अगर सिर्फ लोकल हिडन वेरिएबल्स थ्योरीज आप टेस्ट करें तो वो आप देखते हो कि वो एक्सपेरिमेंटली आप जो डेटा है उससे इंटायरली वॉयलेट लाइक कॉन्ट्रडिक्शन में है। बट अगेन सिर्फ इम्प्लीकेशन है कि लोकेलिटी इम्प्लाइज लोकल हिडन वेरिएबल्स, बट अगेन कुछ और भी इम्प्लाई कर सकती है। ये तो लॉजिकली देखें तो और देयर आर मैनी मोर अप्रोचेस, और काफ़ी जगह पे यहाँ इसको लेके इस क्वेश्चन को लेके गए हैं, एंड क्वांटम फाउंडेशंस की फील्ड लाइक इज ब्रॉड, सो अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस फील्ड। वो आपने बुक पढ़ी है व्हाट इज रियल बाय एडम बेकर? एडम बेकर नो, वो हमजा वसीम ने रेकमेंड की हुई है काफ़ी ना, हाँ, तो वो बड़ी अच्छी बुक है। उससे वो मतलब बड़ी अच्छी बात वो करता है कि हम जो बात करते रहते हैं ना आइंस्टाइन के बारे में कि उसको मसला ये था क्वांटम मैकेनिक्स से कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, तो असल में गलत है। असल में आइंस्टाइन को इससे मसला नहीं था कि प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ और भी बहुत जगहों पे होती हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भरी पड़ी है प्रोबेबिलिटी, हर फील्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी है। उसको जो मसला था ना वो ये नॉन लोकेलिटी के साथ उसको बेसिकली मसला था, क्योंकि उसकी रिलेटिविटी के अंदर ये चीज़ क्लियर है कि हर चीज़ जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ कोई भी कॉजल इन्फ्लुएंस नहीं ट्रैवल कर सकता। तो यही बात है कि अगर पहले से चीज़ें डिटरमिन नहीं है तो एलिस और बॉब किसी स्पेस लाइक इंटरवल से सेपरेटेड हैं जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू वो इन्फ्लुएंस पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि हर चीज़ पे एक वेव फंक्शन से डिफाइंड होती है। वेव फंक्शन हम जब उसको मेजर करते हैं तब वो कोलैप्स हो जाता है, एक वैल्यू दे देता है आपको। अब इसमें ये चीज़ थी कि इसमें क्योंकि उनका इंटेंगल्ड वेव फंक्शन था, दोनों का एक ही वेव फंक्शन है, दोनों पार्टिकल्स का अलग अलग वेव फंक्शंस नहीं है। तो अगर वो बहुत दूर पड़ा हुआ है, गैलेक्सी के एक कोने में पड़ा हुआ है, दूसरा एलिस जो है वो गैलेक्सी के दूसरे कोने
कोने में, उसने यहाँ पे मेजर किया तो इंस्टेंटेनियसली इसका भी वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया क्योंकि वो सेम वेव फंक्शन है, तो सेम ही वेव फंक्शन इधर भी कोलैप्स हो गया। तो इंस्टेंटेनियसली वो एक जो है ना वेव फंक्शन का कोलैप्स इंस्टेंटेनियस होता है। तो ये उसको नहीं चीज़ वो होती थी, सेटिस्फाई होता था इस चीज़ से, यार ये इंस्टेंट वेव फंक्शन फिजिकल चीज़ है तो इंस्टेंटेनियसली किस तरह इधर एक कोलैप्स हो, तो वेव की तरह नहीं कोलैप्स होना चाहिए उसे कि यार वेव की तरह उस तक पहुँचे तो फिर वो कोलैप्स हो। उसको इससे मसला था, उसको हिडन चीज़ों से मसला नहीं था। उसे हिडन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉलेज से दूर हैं, जिन तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, लेकिन इम्प्लीकेशन इसकी ये थी क्वांटम मैकेनिक्स की कि इंस्टेंटेनियसली कोलैप्स हो जाता है वेव फंक्शन। तो उसका मकसद ये था, और वो आगे भी मेरे ख्याल से उसकी स्टेटमेंट कंटिन्यू होती है, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। और अगली भी वो सेंटेंस बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो मेन उसका चीज़ थी ना वो थी कि उसने कहा था कि मोर ओवर ही यूजेस मिस्टिकल मीन्स टू मतलब ना मिस्टिकल मीन्स टू मेजर देम, इस तरह करके उसने बात की थी। पूरा कोड भी पढ़ना चाहिए ये। तो पहली सेंटेंस है उसमें गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स बट मोर ओवर ही यूजेस मिस्टिकल मीन्स टू मेजर, मतलब तो ये वो इसको मेन मसला था उसका बेसिकली। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वाली बात है, तो फिर वो अगर उसको अब पता चले ये बात तो मेरे ख्याल से सेटिस्फाई हो जाएगा आइंस्टाइन कि चलो कम से कम इन्फ्लुएंसेस तो चलो ट्रैवल करते हैं बहुत तेज़ इंस्टेंटेनियसली, लेकिन कम से कम इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रैवल कर सकती। फिर पैराडॉक्सेस आ जाते हैं बड़े बड़े। तो पैराडॉक्सेस उस तरह नहीं है फिजिक्स के अंदर। और ये साथ ही ये जो बोहम है उसने ये जो अपनी थ्योरी भी बनाई थी वो भी कोलैबोरेशन के साथ की थी, आइंस्टाइन के साथ उससे काफ़ी डिस्कशन की थी और मेन इंस्पायरेशन उसके आइंस्टाइन से थी। लेकिन उस जो थ्योरी वो एंडेड अप मेकिंग वाज नॉन लोकल, लेकिन हिडन वेरिएबल्स से। और भी लोकल हिडन तो लोकल हिडन वेरिएबल सीरीज तो हमने वायलेट कर दी हैं, बट इसके अलावा वो सी हमारे पास अभी चॉइसेस हैं। और बट ये क्या काफ़ी नो गो थ्योरम्स पे क्वांटम फाउंडेशन में वर्क किया जाता है, जैसे एक PBR थ्योरम था और एक और भी है कोहन स्पेकर थ्योरम आई थिंक और समथिंग। तो वो भी ये है कि वो जिस तरह ये लोकल हिडन वेरिएबल्स थ्योरीज को वायलेट को कर रहे कि वो पॉसिबल नहीं है। और भी वो रूल आउट करता है कि नॉन कंटेक्चुअल जो हैं हिडन वेरिएबल्स थ्योरी हैं उनको भी, और एक और भी थे कि प्रिपेयर भी करते हैं आप डिफरेंट पार्टिकल्स, अगर आप वो जूम करें कि वो इंडिपेंडेंट है वो भी वायलेट करती हैं आपके जो स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स है उसके साथ। तो इस तरह से वो सी लिस्ट तो अगर आप देखें डिफरेंट थ्योरीज की काफ़ी ज़्यादा, आप हर एक को रूल आउट लाइक आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं विच यू वांट टू एक्सप्लोर। सो नो गो थ्योरम्स आप बना सकते हैं। लास्ट आप जो है वो बॉब क्वेके की जो थ्योरी है, मतलब वो कैटेगोरिकल क्वांटम, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं उसके बारे में? हाँ, कैटेगोरिकल क्वांटम मैकेनिक्स। तो हाँ, इसकी जो कैटेगोरिकल क्वांटम मैकेनिक्स की जो डेवलपमेंट है काफ़ी नॉन लीनियर थी। यानी ये नहीं थी कि इंस्टेंटली इसने बस देख लिया कि यार हम क्वांटम मैकेनिक्स पे यही चीज़ जो है हम डायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स एंड ऑल दैट। एसेंशली स्टार्ट ये हुआ था, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि एक तो बंदे थे हाँ, एक तो है कि शुरू में ही आई थिंक हाँ स्टार्ट में ये कि मैक्लेन ने जो है कैटेगरी थ्योरी, आई थिंक मैक्लेन ने कैटेगरी थ्योरी पहले बनाई थी, और उसके बाद बॉब क्वेक जो है वो वैसे तो आई थिंक वो कैटेगरी थ्योरी को ही इम्प्लीमेंट किया था आई थिंक फिज़िक्स में। और फिर उसके बाद उन्हें ये नोटिस किया कि हाउ शुड आई फ्रेज इट, उनका स्टार्ट ही ये था कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मलिज्म है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो बिल्ट है सारा एक मैथमेटिकल स्पेस होती है हिल्बर्ट स्पेसेस, उन पे बिल्ट है। अब ये वो पहले से वो चाहता था कि क्या ज़रूरी है अगर हमने जितनी जो क्वांटम फिनोमेना है अगर हमने एग्जैक्टली उनको डिस्क्राइब करना है, क्या ज़रूरी है कि सारे हम हिल्बर्ट स्पेस के जो इतने ज़्यादा एक्सियम्स हैं वो, यानी अगर हम डाउन सेट लेवल पे जाएं तो इतने सारे जो एक्सियम्स हैं कि हमें ज़रूरी है कि वो सारे हमने करने हैं। और इसमें उसने इंस्पायरेशन भी बता कि जैसे नॉयमन जो है आई थिंक उनका कोट था कि आई नो लॉन्गर बिलीव इन हिल्बर्ट स्पेसेस। तो फॉर्मलिज्म तो वन को फाउंडर हैं उसके, एक फाउंडर है उसके फॉर्मलिज्म के, लेकिन फिर ये था कि उनको जो फॉर्मल खुद वो इतना फॉर्मलिज्म को उन्हें लगा था कि और ज़्यादा हम एलिगेंट फॉर्मलिज्म बता सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ये कि हम इससे हम एक न्यू फॉर्मलिज्म आया था कैटेगोरिकल क्वांटम का, कि वो एसेंशली क्वेश्चन ये था कि कौन से एक्सियम्स जो हैं आपको मिनिमम है रिक्वायर्ड, जो कि आप जिससे आप ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो सिंपल एक्सपेरिमेंट जैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन है
और इंटेंगलमेंट है, इस सब की ये एटलीस्ट जितने मैंने इसमें शो किए हैं, इसे फाइनाइट डिमेंशनल क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, जितने ये रिजल्ट्स हैं इनको रेप्लिकेट कर सकें। तो इसके लिए जो है हमें एसेंशली जो मिनिमम एसेंशन है वो इंटायरली सेट थ्योरी से हट के हमने कैटेगरी थ्योरी को पकड़ा था। और कैटेगरी थ्योरी में ये होता है कि वो उसके स्टार्ट ही कैटेगरी से होता है, उसमें ये नहीं है कि सारी चीज़ जो आप एट द एंड ऑफ द डे सेट थ्योरी पर रिड्यूस करते हो। आप कैटेगरी थ्योरी का मेन है ये कि आप उसमें यू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स बाय देयर रिलेशन विद ईच अदर इंटुइटिवली, अगेन कह रहा हूँ दिस इज जस्ट ह्यूरिस्टिक, और आप स्टडी करते हो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड देन यू स्टडी दो रिलेशन बिटवीन दोज रिलेशंस। जैसे उन्हें एक को अगर फंक्टर कहते हैं, फिर फंक्टर्स के दरमियान भी आप कुछ रिलेशन स्टडी करते हैं जिन्हें हम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और भाई है भी है एक काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है विच इज़ आई थिंक कैटेगरी थ्योरी फॉर द प्रैक्टिसिंग फिजिसिस्ट, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। उसमें उन्होंने काफ़ी स्टार्ट ही आई थिंक कुकिंग के एग्जांपल्स उससे रिलेट करते हैं और उससे बहुत अच्छी तरह उन्होंने फॉर्मलिज्म एक्सप्लेन किया और कैसे यही फॉर्मलिज्म जो है टॉपोलॉजिकल क्वांटम फील्ड थ्योरी और उसमें आता है। और उससे आप ये भी ऑब्जर्व करते हो कि जैसे मैंने टेंसर प्रोडक्ट यहाँ पे शो किया था कि हमें चाहिए था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने ये भी देखा था कौन सा ऐसा कोई ऑपरेशन है जो कि सिमिलर हो। जब आप कैटेगरी थ्योरी के लेवल पे जाते हो तो आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑपरेशन जो किस सेंस में एग्जैक्टली सेम है। तो एक और जो है वो कैटेगरी है जो रिलेशंस की कैटेगरी है, उसमें भी आप एक ऑपरेशन देख सकते हो। तो उससे आप ऐसा वो जो है आपको यानी ये सब चाहिए नहीं होता जो हमने हिल्बर्ट स्पेसिस के किया, वो एग्जैक्टली आप उस ऑपरेशन के थ्रू भी काफ़ी रिजल्ट्स जो हैं एग्जैक्टली वो कर सकते हो। और मैट्रिसेस भी वहाँ पे भी एक सेंस में बना सकते हैं विदाउट ऑल दिस लिनियर अलजेब्रा। और इसी चीज़ को उसके बाद ये आया था कि इसी चीज़ का डायग्नोमेटिक फॉर्मलिज्म भी आया था। यहाँ पे वो आते कि कैटेगरी थ्योरी की यूज़ होता है कि वही जो इक्वेशंस हैं वो सारी इक्वेशंस, क्योंकि कैटेगरी थ्योरी में आप वैसे भी स्टडी करते हैं वहाँ पे ट्रेस जैसे एक स्नेक लेमा होता है, उसमें आप एसेंशली ट्रेस कर रहे होते हैं डायग्राम्स कौन सी कम्यूट करती हैं कौन से नहीं करते हैं। तो यही सेंस वो पहले से ही वो पिक्टोरियल था। तो अब वहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पूरा एक अगर हम स्टैंडर्ड रूल्स डिफाइन कर दें कि वो कैसे वो ये वायर्स एंड बॉक्सेस कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और भी हैं कि ये गेट स्टेट्स इनपुट स्टेट्स और आउटपुट स्टेट्स इनको कैसे रख सकते हैं। और एक और भी है कि कप स्टेट्स एंड कप एंड कैप वो उनको कैसे कर सकते हैं। तो इसके एक डायरेक्ट आप लाइक 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस आप एग्जैक्टली कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। और बाद में और कैटेगरी थ्योरी का मेन यहाँ पे ऐसे याद है कि आपको ये कैटेगरी थ्योरी आपको ये देती है कि प्रूव कर सकती है, आपको प्रूव करने में मजा आई थी कि ये जो है जो आप डायग्राम से करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, यही जो चीज़ आप उसके थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि ये अब ये जैसे सारा हमने जो किया था ये लीनियर अलजेब्रा के डोमेन में मैथमेटिक्स आती है। तो यही जो आप मैथमेटिक्स है आप थोड़ी लेस ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने कहा आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैंने पूरे वेक्टर्स को पूरी तरह नहीं लिखा 1 0 0 0 ये नहीं लिखा। हमने इंस्टेड मैंने क्या किया कि उसे वन स्टेट टेंसर विद अनदर स्टेट उसके सिंबल में कर दिया। तो एसेंशली वहाँ पे भी यही होता है कि ये जो चीज़ है जो इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स है दिस इज़ एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल जो अंडरलाइंग लेवल पे फिज़िक्स आप कह सकते हैं वो जो हो रही है उससे डिस्ट्रैक्टिंग है। और यही चीज़ और जब कैटेगरी थ्योरी से जब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो चीज़ आप उससे कर सकते हैं वो एक वही चीज़ लाइक आप इससे कर सकते हैं, तो कोई ये नहीं है कि उसमें कोई कमी हो जो कि इसमें नहीं है लाइक टेक्निकली कुछ है जैसे टाइम वहाँ पे टाइम का नोशन लाइक टाइम एवोल्यूशन का वो सब नोशंस नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल एटलीस्ट जो रिजल्ट्स हैं जिनमें हम लाइक जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े सर्किट्स हम बनाते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए ये कि यहाँ ये फॉर्मलिज्म काफ़ी काम आता है। तो आप एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली भी जो क्यूबिट्स हैं वो कनेक्टेड थ्रू वायर्स ही अब एक ज़्यादा फिज़िकली अपीलिंग भी होता है कि जो क्यूबिट्स हैं वो वायर्स के साथ कनेक्टेड हैं और उनके थ्रू जो सर्किट्स आप उस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं एक एज़ कम्पेयर टू कि वही चीज़ अगर आप थ्रू मेट्रिसेस करो आपके पास कोई 1000 टाइम्स 1000 मेट्रिसेस इतने बड़े बन जाएंगे तो यू लूज द ट्रैक ऑफ द फिज़िक्स इन इट। और इससे लाइक अगर आपने कोई न्यू एल्गोरिथम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे इफ़ यू आर बॉग डाउन बाय ऑल दिस मेट्रिसेस। तो ये मेट्रिसेस को एसेंशियली हमने अवॉइड करने के लिए किया था। तो जो लीनियर अलजेब्रा था
उसको ही एसेंशली हम उसके सबसे ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म कह सकते हैं। एक सिमेट्रिक मोनाइडल कैटेगरीज कुछ एक टेक्निकल टर्म होती हैं, उसमें एसेंशली वो एक सबसे ज़्यादा उसकी ब्रॉड जनरलाइजेशन है जो कि लीनियर अलजेब्रा क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। यही चीज़ आगे डेवलप हुई थी। जैसे हाँ सर तक अगर सेकंड पार्ट आप देखें उसमें वो उन्होंने ये भी बात की थी कि कैसे यही जो कैटेगोरिकल क्वांटम मैकेनिक्स है यही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी अभी इसका यूज़ आता है, और इस पर करंटली काफ़ी रिसर्च किया है। जैसे उनका एक पेपर भी पब्लिश हो गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उन्होंने उर्दू पे वही लाइक काम इस पर उर्दू में किया था। बट वो भी लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसमें ये उसकी डेवलपमेंट में था कि शुरू में जैसे एक लैम्बिक एक लिंग्विस्ट था, उसने प्री ग्रुप्स पे काम किया हुआ था, प्री ग्रुप्स की मैथमेटिक्स पे। एसेंशली उसने कहा था कि ये जो सेंटेंसेस हैं मैंने इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म बनाना है इसका, कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस फीड करूँ इनटू अ कंप्यूटर देन इट कुड ऑटोमेटिकली जस्ट टेल मी वेदर दिस इज सेंटेंस इज ग्रामेटिकल और नॉट। तो ये जो है उसने प्री ग्रुप्स के थ्रू बनाया था ये फॉर्मलिज्म। अब इसी चीज़ को अगर आप वैसे टेक्निकली कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें लैम्बिक भी अटेंड कर रहा था, और तो क्वैक ही दे रहा था, वो अपनी डायग्राम्स बता रहा था, ये फैंसी जो डायग्राम्स हैं कि ये आप क्वांटम मैकेनिक्स को इस तरह कर सकते हैं। तो वो एक्सप्लेन करता है इससे कि जो कि लैम्बिक है जब उसने देखा तो ही शाउट्स बट दिस इज़ ग्रामर इस पूरा शाउट करता है। तो बट बॉब से इग्नोर करता है कि दिस इज़ जस्ट एवरीवन इज़ बोर्ड, किसी को कोई सुन नहीं रहा मेरा। बट वो टर्न्स आउट कि ही वाज राइट दैट एग्जैक्टली जो डायग्राम से वही अगर आप प्री ग्रुप्स की मैथमेटिक्स को देखें थ्रू डायग्रामेटिक फॉर्मलिज्म तो एग्जैक्टली वो कॉरस्पॉन्ड करती थी। तो इसका ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता क्यों ना हम जो भी ये ग्रामर है हम इसके जो वर्ड्स हैं ये सबको हम क्यूबिट्स में डालें, लाइक इंटीग्रेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो क्यों ना हम ये जो सेंटेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करें थ्रू क्यूबिट्स, जो कि लाइक इट्स इन नेचर क्यूबिट्स नेचुरली हमारे पास अवेलेबल हैं। सो इससे ये है कि क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील्ड एसेंशियली आई, काफ़ी हेरिस्टिक भी बीच में दिया अगेन, बट ये और इससे बट इट हैज़ द पोटेंशियल, इट इज़ ग्रेट पोटेंशियल। लेकिन बस एक तो मेन जो है वो ये ऑब्स्टेकल ये दैट क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट वायबल येट, बट स्टिल काफ़ी प्रोग्रेस इसमें हो रही है। जैसे आई थिंक रिसेंटली शायद आपने भी देखा हो कि टॉपोलॉजिकल क्यूबिट जो है उस पर काफ़ी उन्हीं की कंपनी ने क्वांटिनियम ने ही वर्क किया था। सो इफ दिस गोज ऑन इट्स पॉसिबल कि जो क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो जो नॉर्मल ये ChatGPT ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इसको इंटायरली रिडंडेंट कर दे, क्योंकि जो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसमें स्टेटिस्टिक्स नहीं यूज़ कर रहे बट दोनों लाइक इंटीग्रेट कर रहे हैं एसेंशली, लाइक यूज़ तो कर रहे हैं इन दैट सेंस। बट ये कि इसमें जो इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया है इट्स वेरी इट्स इंटेलिजेंट एक सेंस में कह सकते हैं कि वो रिकग्नाइज़ करे जिस चीज़ के लिए है वो उस पर ज़्यादा उसके लिए टेलर्ड है। जैसे इमेज रिकग्निशन में जैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क समथिंग होता है तो वो एक टेलर्ड ही होता है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स एज डिटेक्शन, इस टाइप की चीज़ें जो कि इमेज में है। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मलिज्म है किसी सेंस में कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि दिस इज लाइक एक्सेप्टेड, बट इस सेंस में कह सकते हैं कि इस द मोस्ट नेचुरल मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म फॉर दैट थिंग। तो अगर हम इसके थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करें इट इज़ द फ्यूचर। सो यू नो क्वांटम फाउंडेशंस वास्ट फील्ड है, आप यू कुड फाइंड कनेक्शंस विद मे बी हम ग्रामर के साथ किया है, मे बी यू कुड फाइंड इट्स कनेक्शन विद सम अदर थिंग। सो देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर एक्सप्लोर, सो यू नो दैट्स and that's about it from my side, I guess. अच्छा, ये जो अल्टरनेट फार्मूलेशन है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी थ्योरी, वैसे देखा जाए तो कैटेगरी थ्योरी इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ मैथमेटिक्स और काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये तो एक अल्टरनेट फार्मूलेशन ये हो सकता है कि इसमें सिर्फ ये हो कि एनालॉजीज़ हम ड्रॉ कर रहे हों, यहाँ ये है तो यहाँ ये है, या ये हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ लग रही है तो वो हम डिस्कवर कर लें। लेकिन आपने इसको बहुत तफसील से जो है ना इस पर अपना हुज्जत तमाम किया। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो वी शैल एंड। लास्ट क्वेश्चन, दिस मस्ट बी लास्ट। हेलो, आपने सुपर डिटर्मिनिज्म के बारे में कहा, आई एम सरप्राइज यू सो वेल अवेयर ऑफ इट।
उसमें क्या एतराज़ क्या है मेनली? व्हाट्स द थिंग दैट यू थिंक इज डजंट गो इन इट्स फेवर? एनी साइंटिफिक ऑब्जेक्शन टू इट? लाइक टेक्निकली तो आप कुछ कह नहीं सकते, लाइक वी टेक्निकली वी कैन से दैट, बट अगर हम साइंटिफिक मेथड के लिहाज से देखा जाए तो हम ऑब्जर्व अज्यूम ही, जब व्हेन वी डू साइंस वी अज्यूम स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, कि जो हमारा उन कोरिलेशंस को भी आप देखते जाएं तो एट द एंड ऑफ द डे अगर जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक जो जिस चीज़ को भी मैयर कर रहे हैं और आप जो मैयर कर रहे हैं वो एक अगर आप ट्रेस आउट करें तो जो आपके आइटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स जो उसके हैं और वो जो आपके हैं वो एक टाइम पे तो एग्जैक्टली लाइक एक ऑरिजिन ही कॉमन उनका ऑरिजिन था। तो आप तो इस समय कह सकते हैं कि उनका जो उनके अंदर जो शुरू में ही जो थी कोरिलेशन थी एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, वही चीज़ अभी जाके प्ले आउट हो रही है। तो इस सेंस अगर यही चीज़ अगर हम अज्यूम करें तो फिर No, तो but in experiments where the independence of choice is not very relevant, but here in this case where it either resolves the issue at hand or it doesn't resolve the issue at hand, or it leaves it like the मतलब कि वो hidden variable theory को disprove कर देती है, just if you have like free will to choose what you're doing. Free will has no basis in science, obviously, and I think nobody would even contest that. So why do we think that goes against that? Why do we think that is a scientific objection to that thing? And matlab, in my understanding and reading of it, I don't see why we even need to look further. Matlab, free will has nothing to do with science. We experience it, and that's not going to go away just by finding out that that has no scientific basis. But that is not a scientific objection to it. But if free will here is more of a heuristic here, like the actual technical term here is statistical independence, and अगर हम बाकी सब चीज़ों को प्रूव करते वक्त ये उसके लिए अगर हम वो assumption एक बार आ रहे हैं, then Statistical independence यही नहीं है कि you're independent in choosing your the what measurement you're going to make or what experiment you're going to do. I'm assuming that's what it is. या बट एक एग्जैक्ट भी है कि जो कोरिलेशन है, आप एक वैसे तो स्टैंडर्ड एक मैथमेटिकल टर्म है, अब फ्री विल के फिलोसॉफिकली तो आप काफ़ी सेंस में इसे लेके जा सकते हैं फ्री विल को, बट ये जो है एक एग्जैक्टली एक वे है जिससे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि क्या उनके दो चीज़ों के दरमियान क्या कोरिलेशन है। तो Like- अगर हम या Like if your choice to choose the experiment is also predetermined, and it is basically what we're saying by saying that is that your choice to conduct the experiment is determined by science as well, by scientific law, which is how it should be. Then we're coming in superdeterminism, and I don't see any argument against that. So अगर ये चीज़ बाकियों में यही हम जनरलाइज करें तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मतलब वैसे तो हम ये मानते हैं कि हम भी डिटर्मिन्ड ही हैं एक तरह से, लेकिन सुपर डिटर्मिनिज्म में ये है कि व्हाट यू आर मेजरिंग डिपेंड्स ऑन जो योर चॉइस ऑफ मेजरमेंट। ये हम अजम्पशन लेते हैं हमेशा कि जो हम चीज़ मेजर कर रहे हैं ना, दैट शुडंट डिपेंड ऑन व्हाट वी चूज़ टू मेजर। हम जो मर्ज़ी हम मेजर कर लें, जो चीज़ निकल के सामने आ रही है वो हमारे चॉइस से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी वाली अजम्पशन तो हमेशा होती है साइंस में। हर चीज़ सब्जेक्टिव हम नहीं लेते, वरना फिर हर चीज़ सब्जेक्टिव हो जाएगी कि जो हम मेजर करने लगे हैं वो चीज़ पहले से कोरिलेटेड है, जो चीज़ हमें मिलेगी, तो इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं। तो फ्री विल वाली अलग चीज़ है, वो वाली बात अलग है कि हम पहले से तो डिटरमिन्ड हैं, लेकिन हम जो ये वाली जो अजम्पशन है वो ये है जो कि सुपर डिटर्मिनिज्म के खिलाफ है, वो ये कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे एग्जिस्ट करती है जो हमारे से इंडिपेंडेंट है। सुपर डिटर्मिनिज्म कहती है कि नहीं, हर चीज़ हमारे पे डिपेंडेंट है, हर चीज़ हमारे साथ भी कोरिलेटेड है। तो फिर ना साइंस ही फिर ख़त्म हो जाती है इस तरह। फिर हम ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ तक पहुंच ही नहीं सकते, हम कह ही नहीं सकते कोई चीज़ ऑब्जेक्टिवली रियल है उस सेंस में। Yes, Sharyar, Mr. Sharyar, you're right to some extent, I would say. And sir, as for your argument, I would say that free will is definitely related to science as is the subject of consciousness. In the brain, as we studied, even to the nanoscale,
at the synapses of our brain, free will is present, and it is not predetermined. We have not achieved the level of super, you can say, that we can predict everything. It all goes to the dices, it all goes to the, you can say, the levels of probability. That's, I would like to just, you know. हाँ. नहीं सर, मैंने ये कहा कि आपने जैसे कहा ना कि द फ्री विल एंड द यू कैन से द contradiction that you make to the brain, that we, you know, further extrapolate the idea, and we go on to say that your concept was, correct me if I'm wrong, that you talked about another theory. What was that theory again? Superdetermination, yes. Superdetermination. We are not on the level of superdetermination yet. That's where I contradict with you. जो आपने बताया कि इट कॉन्ट्रडिक्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो वो कैसे है? मतलब वो तो सारा एक, वो तो बल्कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगी ना चीज़, दैट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. And if you consider hypothetical systems and you consider them a system, the experimenter and the apparatus and the thing that is being experimented upon, the subject, if you consider all of that an independent system, then that all of that constitutes one objective reality. And I don't see how that gives up objective reality. मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी इस सेंस में ना कि मतलब हम साइंस में हमेशा अज्यूम करते हैं कि एक सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी, ये अजम्पशन होती है साइंस के अंदर. वैसे तो हर चीज़ एक ही एटम की बनी हुई है, हर चीज़ एक ही कॉज एंड इफेक्ट से चल रही है, लेकिन बेसिक अजम्पशन, अब मैं कोई भी चीज़ मेजर करता हूँ, पार्टिकल की स्पीड मेजर कर रहा हूँ, तो पार्टिकल की स्पीड हम अज्यूम करते हैं कि वो उस सिर्फ पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, मेरे दिमाग की प्रॉपर्टी वो चीज़ उस तरह से नहीं है. जो भी मेजर करूँगा वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स उसकी अपनी प्रॉपर्टी है. तो इसी तरह जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो उसकी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है उस चीज़ की, सुपर डिटर्मिनिज्म, और उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, कि जो भी हम चीज़ मेजर कर रहे हैं दैट शुडंट डिपेंड ऑन आवर चॉइस ऑफ मेजरमेंट. मतलब हम ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमन की मेजरमेंट की एबिलिटी से वो चीज़ डिटर्मिन नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. If we conduct very sensitive experiments, then obviously, for example, कोई किसी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी बहुत छोटी चीज़ की कि उसकी कितनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, then you'll obviously take the experimenter standing in the room and his gravitational attraction into consideration as well, because that is the scale at which the observer or the person conducting the experiment, his presence counts, and we generally assume that it is not important, we consider it to be negligible, जैसे हर चीज़ को हम spherical consider कर लेते हैं. तो that is the kind of assumption we make sometimes, but that cannot be taken all the time when this kind of a decision makes very significant difference to what the conclusion of our experiment is going to be. वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. जिस तरह हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, वो इसी चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि हम जब एक चीज़ को इतने छोटे स्केल पे जब मेजर करते हैं तो हमारे जो मेजर करने का अमल है वो उसकी एनर्जी इतनी छोटी होती है उस सिस्टम की कि उसकी मेजरमेंट के अमल से वो चीज़ चेंज हो जाती है. इसी से हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है. लेकिन वो सिर्फ इंतहाई एक्सट्रीम केसेस में चीज़ एप्लीकेबल होती है, जब आपका सिस्टम बहुत स्मॉल हो. ठीक है, तो जब आपकी अपनी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको इफेक्ट कर दे. लेकिन ज़्यादातर जो मेजरमेंट्स करते हैं उसमें कोई ऐसी कपलिंग नहीं होती उसके अंदर, वो नेग्लिजिबल होती है. वो इस वाले केस से भी ये चीज़ ट्रू है. इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को मेजर कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हर वक्त मेजर करते रहते हैं, उनकी जो पोजिशन और वेलोसिटी होती है, इसमें वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. Just one last comment. जो इसमें हम डिसीजन कर रहे हैं, that is what matters, and we are taking that decision to be random, and we're taking that decision to be completely independent of any physical law, and nothing is constraining us in making that decision, and we cannot actually do that, and our decisions cannot be random. How can they be random? They are subject to physical law. So here the decision we are making, which we are saying कि जी हम
उसने डिसाइड कर लिया कि वो ए को मेजर कर ले या बी को मेजर कर ले या सी को मेजर कर ले, बट दैट डिसीजन इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड दैट डिसीजन इज बेसिकली मेड इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन एज अकॉर्डिंग टू आवर करंट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फ्री विल की तो कोई वो पोजीशन नहीं है उसकी. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. यही चीज़ मैं पहले कह रहा था कि वो बात आपकी ठीक है कि हमारी सारी डिसीजन डिटरमिनेंट तो होती हैं हमारी एक तरह से, क्योंकि हम भी एटम्स की बने हुए हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ डिटर्मिनिस्ट की, जो नॉन सुपर डिटर्मिनिस्ट की बात ये है कि जो हमारे जो डिसीजंस हैं, जो भी हम ले रहे हैं, वो जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसके साथ कपल्ड नहीं है. वो दोनों चीज़ें अलग-अलग तौर पे डिटरमिन्ड हैं, लेकिन हमारा जो मैं भी जो डिसीजन ले रहा हूँ और जो मुझे मेजरमेंट मिल रही है वो आपस में इंडिपेंडेंट है. मेरे चॉइस ऑफ मेजरमेंट से वो चीज़ अलग से डिटरमिन नहीं हो जाती, उसकी एक अलग एग्जिस्टेंस है उस चीज़ की. ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी डिसीजन एक बिल्कुल एक फ्री डिसीजन है लिबर्टेरियन सेंस में कि कोई चीज़ डिटरमिन ही नहीं कर रही. सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मेजर कर रहा हूँ वो मेरे जो चॉइस है उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस. डिटर्मिनिज्म है, लेकिन द थिंग बीइंग मेजर्ड एंड द थिंग मेजरिंग इट, द मेजरिंग डिवाइस और जो थिंग बीइंग मेजर्ड है, वो दोनों अनकपल्ड हैं, उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है. ये मैं कह रहा हूँ. तो अगर इस तरह अगर हो जाता है तो फिर तो हम कह नहीं सकते कि क्या चीज़ रियल है, कोई ऑब्जेक्टिविटी होती ही ना फिर तो साइंस में. तो इसलिए फिर फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स हैं सिर्फ. वैसे तो हम मान सकते हैं, बिल्कुल बहुत लोग मानते हैं सुपर डिटर्मिनिज्म को. सबीन हॉसेनफेल्डर काफ़ी बड़ी फिजिसिस्ट है, इसके बड़े प्रोपोनेंट्स हैं. लेकिन जो बेल था, बेल ने उसको वेहमेंटली अपोज किया था. हालांकि बेल ने आइंस्टाइन को डिसप्रूव किया, इतना बड़ा वो फिजिसिस्ट था, लेकिन उसने उसकी जो किताब है स्पीकेबल एंड अनस्पीकेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें वो कहता है कि अगर हमने ये चीज़ अज्यूम कर ली तो फिर तो किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की कोई सेंस ही नहीं बनती. कोई आपके साथ उसकी जो आप चॉइस कर रहे हैं उसके साथ वो कोरिलेटेड है जो आप मेजर कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्टिवली रियल को आप बता ही नहीं सकते कोई ऑब्जेक्टिवली रियल है या नहीं. तो बस फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्शन है इसके पीछे ये है. खाली इतनी सी फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्शन के पीछे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साइंस का मकसद ख़त्म हो गया. नहीं होता ना सर. एक सेकंड रुके ना, मुझे कंप्लीट तो करने देना. सर देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि the one who is doing that experiment and the object which upon that experiment is being conducted is affected by the one who is doing that experiment, so then all experiments are false. I believe it doesn't work like that. The solutions to multiverse, the solutions to Fermi paradox, the solutions to, we are not in that category yet. Science is not discovered that yet. But खाली इतनी सी philosophical contradiction की वजह से I believe you cannot say that कि साइंस का मकसद ख़त्म हो जाता है. यार देखो, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ ना, साइंस का मकसद ख़त्म हो जाता है कि साइंस में हम क्या करना चाह रहे होते हैं. हम जानना चाह रहे होते हैं कि यूनिवर्स किस तरह काम करती है. कोई मैटर हमारे सामने पड़ा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. ठीक है, अगर हम ये मान लें कि यार मैं जिस तरह उसको मेजर कर रहा हूँ और मैं जो चॉइसेस ले रहा हूँ उसको मेजर करने की, वो जो मैं चीज़ मेजर कर रहा हूँ उस पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्टिवली इसका मतलब है हर चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ एक ह्यूमन साइंस हम बना सकते हैं कि ह्यूमंस उसको किस तरह मेजर कर रहे हैं. जो साइंस है वो सिर्फ ह्यूमन डिपेंडेंट एक साइंस है. लेकिन जो साइंस का जो असल मकसद होता है ना, वो ये होता है कि ह्यूमन इंडिपेंडेंट साइंस. एक चीज़ है जो कि बाहर एग्जिस्ट करती है. अगर ह्यूमंस ना भी होते तो प्लैनेट्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती ना, सब कुछ एग्जिस्ट करता हमारे बगैर. हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इसमें वो फ़र्क पड़ता है. जो भी साइंस हम देख रहे हैं आसपास की, जो भी मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, वो ह्यूमन चॉइस पर डिपेंडेंट है. इस वजह से मैं कह रहा हूँ, What are the guarantees कि जो हम ले रहे हैं क्वांटम लेवल पे, are those numbers or are those data analysis correct or not? बताओ. कि quantum level, again rephrase करें question क्या? Yes. So I'm saying the philosophical point proposed by Shariar was that the observer or the experiment who is conducting the experiment, अगर वो इस तरह का experiment करता है कि उससे experiment का conclusion false या true पे effect होता है, उसके किसी independent research में involvement की वजह से, right? So my question was कि quantum level पे what is the guarantee that his experiment, the data he is extracting from it is true or not? कि नहीं है गारंटी. नहीं है ना गारंटी, यही तो बात है. तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि assumption है ना.
प्लैंक्स लेवल उसकी गारंटी है क्योंकि वो मेजरेबल है। प्लैंक्स जो कांस्टेंट है वो स्मॉलेस्ट है लेवल, अप टू दैट लेवल ह्यूमंस आर एक्यूरेट, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इससे रिलेट करता है जो कि कहीं भी यूनिवर्स में वो सेम होगी। तो अप टू दैट लेवल बट नॉट बिलो दैट लेवल, दैट विल बी इनएक्यूरेट। नहीं वो भी assumption है, वो भी आपने जो कहा कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी उससे चैलेंज होती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो उसका जो बेल्स थ्योरम है उससे चैलेंज हो रही है। एंड इट इज सेड के लोकल रियलिटी या वो जो है वो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लोकली रियलिटी, इट्स नॉन रियल। उसमें सिर्फ लोकल रियलिज्म चैलेंज हो रही है, रियलिज्म नहीं चैलेंज हो रहा। ये बोम का इसने मेंशन किया था ना, तो उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि रियलिज्म है, हर चीज़ की पहले से वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन बस ये हमें फिर छोड़ना पड़ेगा कि लोकेलिटी होती है, फिर हमें नॉन लोकल बिहेवियर्स को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो रियलिज्म को हम बड़े तरीके हैं, सुपर डिटर्मिनिज्म आप अज्यूम कर लें तो फिर तो हर चीज़ रियल है फिर, लेकिन बस हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिवली कुछ भी उस तरह से नहीं है। रियलिज्म तो है, सबकी वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि हम उसको क्या मेजर करते हैं, हम क्या क्या चॉइसेस हैं हमारी। तो बहुत ऑप्शंस तो हैं इसकी, बस लोकल रियलिज्म ख़त्म हो जाती है इससे, कि लोकली जो पुराने क्लासिकल फिजिक्स का जो नोशन था वो ख़त्म हो जाता है। बस ये लेकिन बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, बहुत। Sir, you say that local realism is dependent upon the new philosophies proposed by the newer science, that is disproved by. Yes. So then there is another point that we. Yes. So simulation, sir. Sharyar, what are your views on simulation? के realism. तो मेरे ख्याल से लेट्स थैंक द स्पीकर कि बहुत ग्रेट टॉक। थैंक यू। खड़ा किया